अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? सुबह खैर। और क्या हाल चाल है सबके? मंडे का दिन है और पहला दिन है, और इस पहले दिन जो है वो अनयूजुअल सा होता है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस कुछ इस तरह का होता है कि सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि जी आज पहला वर्किंग दिन है तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इस काम के साथ साथ जो है सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि आपने रास्ते से निपटते हुए निकलना होता है। और रास्ते में आजकल जो ट्रैफिक अपडेट है वो कुछ इस तरीके से है कि जो चिंची रक्षे हैं उन्होंने जो है लोगों के हवाले से जो है ना इतना परेशान किया हुआ है लोगों को। मतलब ये लोग कह रहे होते हैं कि चिंची रक्षों ने इतना परेशान किया हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहता है, जगह जगह रुक जाते हैं। तो भाई चिंची वाले भाइयों के लिए भी कोई निज़ाम बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से रहता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम। अच्छा जी, अब कुछ बात करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी से अपनी जो तमाम तर नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए आपको करना होगा डिजिटल डिटॉक्स। जी हाँ, अब कुछ बात करते हैं कि ये जो डिजिटल डिटॉक्स है एक्चुअल में ये क्या है। बहुत सारे लोग जो है डिटॉक्स के बारे में बात करते हैं कि जी हम वाटर डिटॉक्स करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो लाइफ से निकाल देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है हम फ़िल्टर करके रखते हैं। लेकिन व्हाट इज़ डिजिटल डिटॉक्स? डिजिटल डिटॉक्स कहते हैं कि आप अपना स्क्रीन टाइम जो है वो कम कर लें। डिजिटल डिटॉक्स कहा जाता है कि आप अपनी जो रूटीन है उससे लैपटॉप्स को, मोबाइल फ़ोन को, उनको स्क्रीन्स को हटा के दूर रख दें। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ये रेमेडी स्टार्ट करें, डिजिटल डिटॉक्स करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आपको अच्छा लगने लगेगा, आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इससे आप अपने फैमिली टाइम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं, फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, आपको स्ट्रेस कम होगा। इसके बाद आप पॉजिटिव एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ सकेंगे, आप गेम्स की तरफ जा सकेंगे, आप प्रेयर्स की तरफ जा सकेंगे, मॉर्निंग वॉक्स की तरफ जा सकेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे। डिजिटल डिटॉक्स जो है हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करके देखिए, क्योंकि अगर मैं ये कहूँगी कि आप रोज़ाना 1 से 2 घंटे डिजिटल डिटॉक्स करें, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और तमाम तर ऐसी चीज़ें जो कि स्मार्ट डिवाइसेज़ हैं उनसे दूर रहें और नेचुरल एक्टिविटी पर आएँ, इसका आपकी हेल्थ पर, आपके ब्रेन पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। और यकीन करें ये आपकी जो आइज़ हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी रिलीफ देती है, ब्रेन रिसेप्टर्स के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा आपकी स्किन, आपके मूड स्विंग्स और आपके जो ब्रेन के जो ओवरऑल सिस्टम होता है ना उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। और दिल की धड़कन भी इससे कंट्रोल में रहती है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उनके दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और इसके अलावा जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम उनको इसलिए होती है क्योंकि वो डिजिटल डिटॉक्स अपनी लाइफ में नहीं कर पाते। तो आपने ये डिजिटल डिटॉक्स करना है और रहना है फिट एंड फाइन। अच्छा जी, अब सिटी अपडेट्स जो है वो आपके साथ में हम शेयर करते हैं। और हमारी सिटी में वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हेल्थ के मामलात में, हेल्थ के हवाले से बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। अच्छी इसलिए कहूँगी क्योंकि कोई भी एक्टिविटी जो कि पॉजिटिव होती है उसके लिए ज़रूर बात करनी चाहिए। तो जनाब, सिंध भर में अब 26 मई से 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ हो गया है। और बाकायदा तौर पर हम भी यही चाहते हैं कि हमारा जो मुल्क है, पूरा मुल्क ही, कराची, सिंध, सब जो है ये पोलियो फ्री हो जाए। और इस तरह के केसेस जो है वो इससे पहले रिपोर्ट हुए थे, जिसके बाद से दोबारा जो है इस कैंपेन ने ज़ोर पकड़ा। अप्रैल में जब ये कैंपेन हुई थी तो बहुत ज़्यादा कामयाब रही थी। तो हुकाम के मुताबिक सुबह सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। हुकाम ने बताया है कि कराची में 20 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। ईओसी हुकाम का कहना है कि सिंध भर में 80,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाएंगे। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान में 10 पोलियो केसेस में से 4 केसेस जो थे वो सिंध के रिपोर्ट हुए थे जनाब। तो ये तो सूरत हाल है, और पोलियो के हवाले से मैंने आपको अपडेट किया। अब कुछ चलते हैं और बढ़ते हैं हम किस तरफ, मवेशी मंडी का रुख करते हैं। जनाब, मवेशी मंडी की जो अपडेट है वो ये है कि भारी भरकम जानवर आ गए हैं, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बड़े खुश हैं, बड़े भी खुश हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी पसंद के जानवर मिल गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक उनकी पसंद की गाय नहीं मिली, बैल नहीं मिला। तो भाई सिटी अपडेट्स कुछ इस तरह से है कि नायदन बाईपास पर मवेशी दोस्त मंडी में जानवरों का 36वां रोज़ है। अच्छा जी, कुर्बानी के लिए लाए गए छोटे बड़े जानवरों की तादाद अब 1 लाख हो गई है। मंडी में पांडा नस्ल का जानवर भी तवज्जो का मरकज बन गया है। वाह जी वाह। हैदराबाद से लाए जाने वाले इस जानवर की कीमत 30 लाख के करीब है।
जानवर का जो वजन है वो 18 मन के करीब है। मवेशी मंडी में पहले दिन से जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है और हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक मवेशी दोस्त मंडी में मेले का समा है। क्या बात है जी, स्क्रीन पर ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर टिबलू और जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो ऐसे ऐसे नाम आते हैं, अभी तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहे जो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो जनाब रात भर मवेशी मंडी घूमने वाले मंचलों ने जो है वो सुबह का नाश्ता भी फूड स्ट्रीट पर किया है और इसी तरह की खबरें हैं। भाई रात भर जो है सारे बच्चे जो है वो चले जाते हैं मंडियों में, फिर बैल बकरे ऊँट और दुम्बों की फ़रोख्त में जो है वो हिस्सा लेते हैं, उनको लेके आते हैं और दोस्त भी जा रहे होते तो उनके साथ जाते हैं। तो ये जो दुम्बे बैल और बकरे हैं इनकी जो मांग है उनमें भी जो है वो हो गया है जनाब इजाफा। तो अब बढ़ते हैं हम आगे और हम जिक्र करते हैं कुछ दालों का। और दालें आपने, मैं पहले इसलिए बता देती हूँ दालों के रेट्स के, जब आप जाएं तो आपको पता हो कि भाई एक्चुअल में क्या रेट्स हैं। तो दालों में सबसे आगे पहले बढ़ते हैं हम। 405 है जी होलसेल प्राइस माश की दाल, फिर मूंग की दाल, फिर जो है उसके बाद हमारे पास मसूर की दाल है और इसके प्राइजेज़ हैं 250। फिर उसके बाद जो है हमारे पास मसूर की दाल के जो रिटेल प्राइस हैं वो हैं 262। फिर दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 340। फिर जो काबली चना है उसके प्राइस जो हैं वो हैं 310। तो ये तो जनाब आपने सुना कि मैंने आपके साथ में जो है वो दालों के प्राइस शेयर किए। और अब कुछ बात कर लेते हैं चिकन के प्राइजेस की, मटन के प्राइजेस की, अंडों के प्राइजेस की। और अंडे क्या हैं, 240 हैं या 260 हैं, लेट मी सी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि जी अंडे जो हैं उनके क्या रेट है। हाँ जी, अंडे जो हैं वो 260 हैं, मटन जो है वो 200 है, बीफ जो है वो 1150 है और चिकन जो है वो 650 पर ही विराजमान है। अच्छा, अब कुछ बात करते हैं गोल्ड प्राइजेस की। आलमी मार्केट में इस वक्त जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो क्या हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बड़ी ईद पर भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ रखते हैं, शादियां रखते हैं, गोल्ड खरीदते बेचते। तो गोल्ड के प्राइजेस हैं कि सोना जो है आलमी मार्केट में $31 महंगा होकर $3,357 फी ऑन्स पर आ गया। 1 तोला सोना 3,100 रुपये महंगा होकर 3,54,100 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,658 रुपये महंगा होकर 3,03,583 पर। और 1 तोला चांदी 42 रुपये इजाफे से 3,508 रुपये पर पहुंच गई है। तो ये जो है जी जनाब सूरत हाल है जो कि मैंने आपके साथ में अभी शेयर की। अच्छा जी, इसके बाद जो है वो हम बढ़ते हैं वेजिटेबल प्राइजेस की जानिब और देखते हैं कि आज जो वेजिटेबल प्राइजेस हैं वो क्या हैं और किस हिसाब से जो है वो वेजिटेबल्स हैं, ताकि जब आप जाएंगे और आप मार्केट जाएंगे तो आपको पता हो कि कमीशन कराची के जो स्टैटिक रेट्स हैं वेजिटेबल्स के लिए वो क्या हैं। क्योंकि जब आप जाते हैं बाज़ार तो आपको एक्चुअल प्राइस नहीं पता होते। तो कम से कम जब आप वेजिटेबल के प्राइस कम नहीं करा सकते हैं तो एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि मार्केट रेट क्या है। और वी हैव टमाटर 25 पे। अच्छा जी, वी हैव आलू 69 पे। फिर वी हैव लहसुन 196 पे। फिर वी हैव अदरक 391 पे। फिर उसके बाद जो है वी हैव गाजर, ये है 100 पे। फिर तुरई जो है वो 81 पर है। अच्छा, उसके बाद लौकी जो है 46 पर है। फिर उसके बाद जो है वो फूल गोभी वो है जी 92 पे। फिर खीरा जो है वो है 115 पे। फिर उसके बाद भिंडी जो है वो है 138 पे। ये मैक्सिमम रेट्स मैं आपको बता रही हूँ और मिनिमम रेट्स भी मेंशन हो रहे हैं स्क्रीन पे। प्याज जो है वो 35 पर है। एंड वी हैव व्हाट, वी हैव योर ब्यूटी सीक्रेट। जी हाँ, अब कुछ बात करते हैं इस बात की कि बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे सीरम जो हैं वो ख़रीदते हैं। जब वो स्किन ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं ना तो उनको डॉक्टर या जो उनके एस्थेटिक्स होते हैं वो कहते हैं जी आपने ये सीरम लगाना है, दिन में लगाना है, रात में लगाना है, मुंह धोने के बाद लगाना है। और वो इतने महंगे सीरम होते हैं कि शायद वो किसी की 1 महीने की तनख्वाह भी हो सकती है। जी हाँ, ये सीरम जो है वो 20,000 से लेकर 70,000 तक के सीरम होते हैं, लेकिन इनमें होती वही नेचुरल चीज़ें हैं जो कि हमारे आपके आसपास होती हैं। तो अब मैं आपको जिस सीरम के बारे में बताने जा रही हूँ ये है क्यूकम्बर का सीरम। और इसको लगाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करेगी। तो आपने सबसे पहले लेना है खीरा, उसको करना है चॉप, और चॉप करने के बाद आपने उसका जूस निकाल लेना है। और फिर इसके बाद आपने इसमें एलोवेरा ऐड करना है। फिर उसके बाद आपने इसमें ऑलिव ऑयल मिलाना है। फिर आपने शहद मिलाना है और ये स्वेलिंग रेमेडी जो है ये आपकी रेडी हो गई है। ये आपकी स्किन के ग्लो के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए अच्छा है। ये सीरम आप मुंह धोने के बाद जो है वो लगाएं तो आपका ये जो क्यूकम्बर का सीरम है ये घर में ही रेडी हो जाएगा। फ्रिज में रख दें इसको, 4 से 5 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रखें। और ये सीरम का फ़ायदा ये है कि मुंह धोने के बाद जब आप ये खीरे का सीरम लगाएंगे, यानी कि ये खीरे का सीरम बनाने के बाद आप इसको 4 से 5 दिन तक फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपकी जो स्किन का ग्लो है वो मेंटेन होगा,
मुंह धोने के बाद आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होगी, स्किन ग्लो आएगा, स्किन वाइटनिंग के लिए अच्छा है। और जिनके गाल फूले होते हैं, जिनको स्वेलिंग फील होती है आँखों में या मुँह के ऊपर, उनके लिए ये सबसे बेस्ट है क्यूकम्बर सीरम। तो ये जो है वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब तो ये हो गया सीरम। अब कुछ बढ़ते हैं गर्मी की स्पेशल सौगात की जानिब, यानी गर्मी में क्या क्या तोहफे हो सकते हैं। गर्मी में आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप आम ले जा सकते हैं। गर्मी में आप और क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं, आइसक्रीम, वो भी बड़ी कॉमन है। लेकिन गर्मी में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आजकल गर्मियों की सौगात भी है, लोग तोहफे के तौर पे भी एक दूसरे के घर पर लेके जाते हैं और खाने में भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये फालूदा या मटका जो कुल्फ़ियाँ होती हैं वो ख़ुद से बनवाना चाहते हैं, उनके पास चीज़ें होती हैं लेकिन शॉप्स के ऊपर इतना रश होता है कि वो ये मटका कुल्फ़ी अपनी पसंद से नहीं बनवा पाते। तो मटका कुल्फ़ी आप ख़ुद घर पे कैसे बना सकते हैं अपनी पसंद से चीज़ें लाकर, ज़रा ये देखिए। तो जनाब, बहुत सारे लोग मटका कुल्फ़ी को बहुत पसंद करते हैं और ये गर्मियों की सौगात भी है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कुल्फ़ी या फ़ालूदा अपनी मर्ज़ी से बनवाना चाहते हैं जो कि मुमकिन नहीं हो पाता। तो आप इस तरह की मटकियाँ घर ले आएँ और ये तमाम तर सामान जैसे कुल्फ़ी और फ़ालूदा, इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कुल्फ़ियाँ आपने ले ली, फ़ालूदा आपने लिया, इसके बाद अपने हिसाब से आप इसमें दूध ऐड ऑन करेंगे और इसके बाद इसके अलावा आप जो दिल चाहे इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, या सिर्फ आप ये फ़ालूदा, कुल्फ़ी और दूध के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो इसमें बादाम, पिस्ते या दीगर चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि ये आइसक्रीम आप देख रहे हैं, इसके कई फ्लेवर्स लोग ऐड ऑन करते हैं। इसमें वनीला है, पिस्ता है और इसके बाद सबसे जो एक अहम चीज़ होती है वो होती है टॉपिंग। कुछ लोग बॉन्टीज़ डालते हैं, खोपरा डालते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत सारी मिठाई का भी इस्तेमाल करते हैं और उसको तोड़ के अपने फ़ालूदा यानी कुल्फ़ा मटकी फ़ालूदा के ऊपर डाल रहे होते हैं। तो आप देखें कि कितनी ज़बरदस्त टॉपिंग इसकी बन गई है और ये ऑलमोस्ट रेडी है। आपने देखा कि मटका कुल्फ़ी जो है वो आप किस तरीके से जो है वो अपने घर में ख़ुद चीज़ें लाकर अपनी पसंद से बना सकते हैं और इसमें आप जो चीज़ें चाहें एक्स्ट्रा कर सकते हैं और जो चीज़ें चाहें आप उसमें कम कर सकते हैं। अब जल्दी से बढ़ते हैं माल के हाल की जानिब, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है करेंसी रेट्स का इंतज़ार होता है। तो आपको बताते हैं कि करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो जनाब, करेंसी रेट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है 185 और कैनेडियन डॉलर है 205, यूरो है 322 और जो कोईती दिनार है वो है 924। अच्छा जी, एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव यूके पाउंड 383, वी हैव सऊदी रियाल 75.85, वी हैव स्विस फ्रैंक 338 एंड वी हैव यूएस डॉलर 284। तो जनाब, ये तो हमने आपके साथ में करेंसी रेट्स जो है वो शेयर किए। अब एक और ये वक्त है, इस वक्त में बात करनी चाहिए उन लोगों की जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बानो भट्ट की, जिन्होंने इंडियन हरीफ को, यानी हमारे जो रिवायती हरीफ है, उनको हराकर जो है कामयाबी हासिल की है। तो बानो भट्ट, हमें आपके ऊपर फ़ख्र है। पाकिस्तान की बानो कौसर ने एशियन जुडित्सो चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। उर्दन के मैदान में पाकिस्तान की बानो कौसर ने एशियन जुडित्सो चैंपियनशिप 2005 में भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। अच्छा जी, जो पाकिस्तानी जुडित्सो टीम ने उर्दन में जारी जुडित्सो चैंपियनशिप 2005 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारत समेत कई मजबूत हरीफों को मात दी है। वी प्राउड ऑफ यू बानो भट्ट और बानो कौसर, क्योंकि बानो कौसर जो है ये ऑफिशियल नेम से हैं और इसके अलावा इनका जो इंस्टाग्राम है वो है बानो भट्ट के नाम से। अच्छा जी, तो ये हमारी तरफ से इनको है ढेर सारी मुबारकबाद और ढेर सारी दुआएं कि ये इसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक बहुत ज़बरदस्त एक्साइटिंग मैच की। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह PSL 10 जो है उसका फ़ाइनल हो गया। हमने देखा कि जब PSL शुरू हुआ था तो उसके बीच में जो हमारा पड़ोसी मुल्क है भारत, उसने कुछ हरकतें की थी। उसने जिस तरीके से हमारे मुल्क में जो एक्टिविटी की थी, जिस तरीके से ड्रोन्स भेजे थे, और उसका जवाब के बाद अब ये शानदार दिन आ गया और कल जो है ये एक्साइटिंग मैच हुआ। और ये एक्साइटिंग मैच जो था वो PSL का मैच था और ये बड़ा ज़बरदस्त मैच हुआ। इसमें लाहौर कलंदर्स ने जो है वो बाजी मार ली, मतलब अनबिलीवेबल। जिस तरीके से तीसरी बार ये टाइटल हासिल किया है लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में। तो इस पे जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के हेड कोच है ना मोइन खान, उन्होंने भी यही बात की कि भाई इतना बड़ा टोटल चेज़ करना वाकई मुश्किल होता है। और आई रिमेंबर 2014 में
जो कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, किंग्स 11 के साथ उनका मैच था, तो उन्होंने जो है ये 200 रन्स का हदफ चेज़ किया था, जिसका बड़ा ही चर्चा हुआ था कि जी बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चेज़ किया। बट ये 202 रन्स जो थे वो एक गेंद पहले ही लाहौर कलंदर्स ने जो वो हासिल कर लिए थे। यही नहीं, इस मैच की जो ख़ास बात है वो ये ख़ास बात है कि भाई सिकंदर रज़ा छा गए। क्या बात है सिकंदर रज़ा की, बर्मिंघम में डिनर, दुबई में नाश्ता और पीएसएल के ग्राउंड में विनिंग शॉट। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अगर कोई कमिटमेंट हो तो सिकंदर रज़ा जैसी हो। लोग कहते हैं कि भाई सिकंदर रज़ा ने न सिर्फ मैच का पासा पलट दिया बल्कि अपनी कमिटमेंट भी पूरी की। फ़खर जमान कहते हैं कि अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद ये मैच मिस कर देता, मगर अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सिकंदर रज़ा कि आपने जो है एक कमिटमेंट की नई मिसाल कायम की है, और जिस तरीके से लाहौर कलंदर्स ने ये मैच जीता है, बहुत बहुत मुबारक हो लाहौर कलंदर्स को, क्योंकि कोई भी टीम जीते, सारी टीम्स जो हैं वो पाकिस्तान की हैं और पीएसएल भी पाकिस्तान का है। तो विश यू गुड लक कि जिस तरीके से आप लोगों ने जो है ये मैच जीता और जिस तरीके से ये अमेजिंग पीएसएल का फाइनल हुआ, इसके ऊपर बस हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं, पाक फ़ौज का शुक्र अदा कर सकते हैं कि उनकी वजह से हमारा ये जो फाइनल है वो कामयाबी के साथ हो गया। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद जो है वो हमें कुछ और भी चीज़ें शेयर करते हैं। और जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने जाना है शॉपिंग करने के लिए तो भैया आप खाड़ी जाइए, क्योंकि वहाँ पर लगा हुआ है 70% ऑफ। जी हाँ, खाड़ी पे है 70% ऑफ। इसके अलावा अगर आप लाइमलाइट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको जो है वो ऑफ़ मिल जाएगा। अच्छा, लाइमलाइट पे जो ऑफ़ है वो है 40%। इसके अलावा जो जे डॉट है उस पर ऑफ़ है 25 to 40%। और गुल अहमद भी, जी हाँ, गुल अहमद पर भी जो है वो 70% जो है वो ऑफ़ है। तो भाई हमने आपको बताया कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और जाने से पहले आपके साथ में जो है वो फ़्लाइट अपडेट्स जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ। एंड इट्स अबाउट आज 4 परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हुई हैं, और ये 4 परवाज़ें कौन कौन सी हैं जी। कराची से बैंकॉक थाई की परवाज़ जो है TG42 मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर जो PIA की परवाज़ है PK306 वो भी मनसूख हो गई है। कराची से रियाज़ जो है उसकी परवाज़ F3 है 622 वो भी मनसूख हो गई है। और कराची से जद्दा अल सऊदिया की जो परवाज़ है SV701 वो भी मनसूख हो गई है। तो ये तो हैं जनाब सिटी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर की। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाना, बस थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं। आज करेंगे ढेर सारी बातें और हैं बहुत सारी टॉप स्टोरीज और इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो हमें ज्वाइन किया हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ने आजिज़ भाई ने। आजिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आजिज़ भाई, जिस तरीके से आप सूरत हाल देख रहे हैं, ओवरऑल जो अभी सूरत हाल चल रही है, इसमें जो कराची है उसका मौसम जो है उसकी कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मुल्क के जो अक्सर इलाके हैं अब उनमें सूरत हाल कुछ मिली जुली है, ड्राई भी है वेदर और वेदर जो है वो गर्म भी है। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक कि इलाकों में आंधी झक्कड़ चलने के साथ बारिश की भी तवक्को है, और इस दौरान चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी भी हो सकती है। अच्छा, पहले तो ये कि हम कराची वाले बड़े खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं आजिज़ भाई जो आप अपनी स्क्रीन पे अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि जो हालात होते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं कि सड़कें डूब रही होती हैं, और रेन इमरजेंसी के नाम पे पिछले साल भी जिस तरीके से मुर्तज़ा वहाब ने कहा था जी इंतजामात कर लिए, सारा कुछ हो गया है। अब कराची वाले इंतज़ार कर रहे हैं कि बारिश कब होगी, लेकिन एक्चुअली अभी गुज़िश्ता दिनों जो पंजाब में बारिशें हुई हैं उसके बाद तो सूरत हाल वाकई बड़ी ख़राब है। तो इस पर ज़रा सा थोड़ा सा बताएं कि वाकई क्या रेन इमरजेंसी की प्लानिंग हो गई है और हम मतलब रेडी है कराची बारिशों के लिए? अभी सिंध असेंबली का इजलास ख़त्म हुआ है जी गुज़िश्ता रोज़। हाँ तो ये सवाल उठा था वहाँ पे। हाँ सवाल इस तरह उठा था कि किसी खातून रुकन की तवज्जो दिलाओ नोटिस था वज़ीर बल्दियात से ही कि कराची के नालों की सफाई के बारे में हाँ सिंध हुकूमत क्या कर रही है। सही। क्योंकि उसके बकौल के मानसून जैसे ही आती है तो कराची में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो नालों का होता है। ठीक। नाले ओवरफ्लो होते हैं, हाँ जिसके बाद पानी जो है वो सड़कों पर आ जाता है। ठीक। उसका जो जवाब दिया वज़ीर बल्दियात ने, तो उन्होंने बताया 28 नालों पे काम हो रहा है शहर के, जिसमें उसने बताया कि 6-8 बड़े नाले जैसे गुजर नाला है, महमूदाबाद नाला, ये बड़े नाले हैं और फिर छोटे नाले हैं। तो 28 नालों का उसके बकौल के हमने इस साल वर्क कराया है। तो यानी ये उम्मीद दिलाई है कि शायद नाले ओवरफ्लो ना हो। ज़ाहिर है कि अगर वर्क हुआ इसका मतलब है कि उसमें जो अखराज होगा वो फ्रीक्वेंटली
चला जाएगा और बाहर पानी नहीं जाएगा। सही सही। ये तो एक यकीन दहानी थी हुकूमत की तरफ से जो मैंने आपसे शेयर की, लेकिन राइट। ओवरऑल हाँ मानसून का सीज़न देखें, इस वक्त पंजाब में बारिशें हुई हैं, केपी में हुई हैं, ज़ाहिर है उसके बाद सिंध का नंबर है, सिंध और बलूचिस्तान। और मानसून का सीज़न अब मई का एंड है, राइट। जून जुलाई मानसून का सीज़न है। राइट। तो ज़ाहिर है कि अगर कोई सवाल उठाए या ना उठाए, मानसून से पहले हुकूमत को अपने तौर पे सारे इंतजामात करने चाहिए Great. कि मानसून की बारिशें होनी ही होनी है। वैसे मैं आपको बताऊँ, बारिशों की शदीद ज़रूरत भी है, इसलिए कि दरियाओं में पानी नहीं आजिज़ है। भाई, बारिशों की शदीद ज़रूरत तो है, ठीक है, कराची में जो बारिश होती है वो रहमत भी है और हम सब चाहते हैं कि बारिश हो, हम एंजॉय भी करें। लेकिन आप देखें कि फिर जहन में सबसे पहले क्या ख्याल आ रहा होता है, जहन में सबसे पहले यही बात आ रही होती है कहीं सड़कें डूबी होंगी, पता नहीं घर जा रहे होंगे तो कैसे जाएंगे, नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो जाएंगे, ये सारी सूरत हाल होती है। वैसे भी एक सिंधी कहावत है कि जिते मीह वसंदा उते गप चिक थींदा। जहाँ बारिशें होंगी वहाँ चिक्कड़ और ये सब कुछ होगा। तो जाहिर है कि एक हद तक तो काबिल बर्दाश्त होता है। अगर बारिशें काबिल बर्दाश्त हों तो अच्छी बात है। वैसे मैंने मुल्क की बात की कि हमारे मुल्क में इस वक्त पानी की शदीद किल्लत है। बिल्कुल ठीक हमारे डैमों में पानी की किल्लत है और हमारे दरियाओं में पानी की किल्लत है। दरिया सिंध की सूरत हाल ये है कि डाउन स्ट्रीम कोटड़ी दरिया बिल्कुल सूख गया है। सही। पल्लो मछली इस बार नहीं मिल रहा हमें। सही। वो उसकी वजह यह है कि दरिया के नीचे अगर पानी नहीं होगा, क्योंकि जो पल्लो है एक मखसूस मछली है, वो पैदा ही दरिया के उस फिलो में होता है जहाँ दरिया और समंदर एक दूसरे को टच करते हैं। तो ज़ाहिर है कि समंदर तक पानी आ नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि मुल्की लेवल पे इस बात की ज़रूरत भी है हमारे ज़राअत के लिए कि हमारे दरियाओं में पानी हो। अभी जो काश्तकारी हो रही है इस सीज़न में, वो कपास की काश्तकारी हो रही है। सही। और कपास पाकिस्तान की वो प्रोडक्शन है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारा एक नाम है। पूरी दुनिया में कॉटन इंडस्ट्री हमारी हावी है। तो इस वजह से कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले नंबर पे पंजाब में होती है, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे सिंध में। तो पानी आएगा तो ये हमारा जो माशी मसला है, कपास की जो काश्तकारी है वो बेहतर होगी पानी की वजह। अगर पानी की किल्लत होगी दरियाओं में तो कपास को खतरा है बल्कि कि शायद कपास की काश्त कम हो हमारे पास। लेकिन जहाँ तक बात है शहर कराची की, तो देखें अभी मैं जो लाहौर में बारिश हुई है, पंजाब में मैं देख रहा था वहाँ भी सड़कों के अंदर पानी जा रहा था, घरों के अंदर पानी जा रहा था। ये अलमिया तो है हमारे यहाँ। अच्छा, जब रेन इमरजेंसी नाफिज की जाती है तो उसका मकसद क्या होता है, क्या इकदाम किए जाते हैं? देखिए रेन इमरजेंसी के 6-7 पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जितने भी कनेक्टेड मुत्तलिका जो सरकारी इदारे हैं उनमें छुट्टियां नहीं होती हैं। अब मुत्तलिका सरकारी इदारे PDM है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मुत्तलिका इदारा महकमा बल्दियात है जिसमें तमाम टाउन कमेटीज़ हैं, टाउन्स हैं, लोकल बॉडीज़ हैं। मुत्तलिका इदारे जो है वो महकमा सेहत है, चूँकि ज़ाहिर है कि इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा। महकमा जो रेन इमरजेंसी के इलेक्ट्रिक है, जो पावर कंपनियाँ हैं वो रेन इमरजेंसी का हिस्सा है, क्योंकि आप पता है कि शॉर्ट्स वगैरह होते हैं जब बिजली होता है। कई बार कराची में इस तरह के हादसा हुए। तो ये 6-7 ऐसे इदारे हैं जिनमें एक इमरजेंसी नाफिज होती है। इन इदारों में छुट्टियां नहीं होती हैं और ये इदारे 24 घंटे के बुनियाद पे काम करते हैं ताकि जो बारिशें हो रही हैं उसका सामना किया जा सके। अब हमारे यहाँ रेन इमरजेंसी भी होती है, इदारों में छुट्टियां भी बंद हो जाती हैं, लेकिन सड़कों पे शाहराहों पे इतनी बड़ी मूवमेंट नज़र नहीं आती जब बारिश हो रही है। अच्छा, ये तो एक बात समझ लेना चाहिए कि जब बारिश हो रही है उस वक्त सफाई सुथराई नहीं हो सकती। जब बारिश थमेगी, जब बंद होगी तो फिर उसके बाद पानी निकालने का एक अमल है, मोटर्स मशीनें लगा के किया जाएगा। लेकिन एक आवाम की जिम्मेदारी बनती है, मैं समझता हूँ कि रेन इमरजेंसी में वो एक तो हम खुद एक लागर्जी का मुजाहरा करते हैं। आपको पता है कि जब ये बारिशें होती हैं तो नालों में बच्चे और लोग डूबते हैं। बिल्कुल सही। ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं हर मानसून में। 4-5-6 ऐसे वाक़यात हो चुके होते हैं कि वो नाले चूँकि ओवरफ्लो होते हैं ना, अपने दायरे से ज़्यादा
ख़ास तौर पे अगर औरंगी टाउन की साइड पे मैं बात करूं या मंगोपीर साइड की बात, अच्छा वहाँ या इस तरफ गडाब साइड की बात करूं, वहाँ दो चीज़ें होती हैं। सिर्फ नाले ओवरफ्लो नहीं होते, जो कुदरती नाले हैं, एक कुदरती नाले बने हुए हैं जो बारिशों के पानी को अखराज करते हैं, जो पहाड़ों से पानी आता है वो ओवरफ्लो होता है। सही। जिस वजह से गडाप में आप देखते हैं कि हर साल एक थड्डो डैम है, वो टूट जाता है। सही। और छोटे छोटे डैम्स बने हुए हैं, वो भी ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसमें भी लोग, ख़ास तौर पे गरीब लोग जो मवेशी वाले होते हैं या जो चरागा होते हैं, वो उसमें पानी आता है, इस किस्म की डूब जाते सिचुएशन हैं। जो है वो क्रिएट होती है। और क्योंकि अब महकमा मौसमियात की जानिब से जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, बताया भी जा रहा है कि बारिशों का इम्कान है, लेकिन प्रॉपर अभी क्या इकदाम हैं और क्या चीज़ें वो सामने नहीं आई हैं। बहुत शुक्रिया आजिज़ भाई हमारे शो पर आए। तो आपने गैर ज़रूरी घरों से बाहर नहीं निकलना है जब भी इस तरह के झक्कड़ चल रहे हैं, रेन इमरजेंसी है, ख्याल रखना है। और आपने यही जो है वो करना है कि खंभों से, तारों से उनकी तरफ नहीं जाना है। चलिए जी, यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मौत के खिलौने कहाँ मिल रहे हैं। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि आज के शो में हम आपको बताएंगे कि ये मौत के खिलौने कहाँ मिलते हैं और ये क्या हैं। बेसिकली ये एलपीजी सिलेंडर हैं। ये वो गैर मयारी सिलेंडर हैं जिनके हवाले से आए दिन हम रिपोर्ट करते हैं कि हादसात होते हैं, कभी किचन में, कभी किसी घर में, कभी किसी और जगह। लेकिन इन सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है और इस पे जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उनमें से एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जो है वो मेरे शो में मौजूद है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ओगरा का जो एलपीजी इंडस्ट्री से मुताल्लिक तरमीमी बिल है वो 25 महीने से जो है वो इल्तवा का शिकार है। अच्छा जी, एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन चेयरमैन इरफान खोकर साहब ने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द इस बिल को जो है वो पास किया जाए। अच्छा जी, हमारे शो पर इस वक्त मौजूद हैं चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोकर साहब और ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, जिस तरीके से ये गैर मयारी सिलेंडर के हवाले से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, पहले तो इसके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन के एटलीस्ट कोई तो है जो इस हवाले से आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि यकीन करें सर, मेरे अपने घर में भी गैस सिलेंडर यूज़ होता है एंड स्टिल मुझे नहीं मालूम कि वो वाकई मयारी है या गैर मयारी है। हाँ, मुझे ये मालूम है कि मैंने महंगा ख़रीदा था, तो मुझे एक तसल्ली ये है कि वो मयारी होगा क्योंकि वो मैंने महंगा लिया था। कब तक ये चलता रहेगा सर, और कब तक ये हालात रहेंगे, और कब तक ये गैर मयारी सिलेंडर जो हैं वो बिकते रहेंगे और ये इसी तरीके से आवाम जो है वो अपनी जानों से हाथ धोते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी ग्रुप का और बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। मैं कई सालों से इस पर जद्दोजहद कर रहा हूँ और मैं ये जद्दोजहद सिर्फ एक नमाज समझ के कर रहा हूँ कि कल को खुदा ना खासा मेरा बच्चा भी इस जद में आ सकता है। मैं समझता हूँ कि जब तक अल्लाह ना करे किसी हुक्मरान का बच्चा इजाज़त में है, जब इनको एहसास हो। 3 साल इस कानून को बनाने के लिए ओगरा की पूरी टीम ने अंत तक कोशिश से बनाया। डीएजी हमारे थे सेनेटर राणा मकबूल साहब, उनका इंतकाल भी हो गया, वो बड़ी कोशिश करते रहे। उसके बाद अब राणा महमूद साहब की स्टैंडिंग कमेटी फॉर कैबिनेट में ये बना पड़ा है। लॉ मिनिस्ट्री से गुजरते हुए लॉ मिनिस्ट्री के में जाम असलम साहब थे। मैं अभी लास्ट उनके पास गया तो आप यकीन करें, सुबह का वक्त है, मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ। तो मैंने कहा ये अल्लाह की रज़ा के लिए करना। उन्होंने कहा यहाँ इसराइल है, ये यहाँ पे खुदा के लिए कुछ नहीं होता, पहले बात करें, गारंटी दे मुझे चीज़ की। यानी उन्होंने ऐसी बातें की, मैं हैरान। मैंने कहा अब बंदा मरा तो मैं तुम्हारे ऊपर मिनिस्ट्री लॉ पे 302 का मुकदमा करवाऊंगा। वो बाकी पार्लियामेंट पहुंचा, मैंने पार्लियामेंट यानी बेहिसी का आलम देख लें ये कि यहाँ पे इतने साल गुजरने के बाद मैं तो इस पे मुझे बहुत सी थ्रेड्स भी आती हैं बहुत, लेकिन अशरफ भाई जैसे बहुत से दोस्त हैं जो मुझे हिम्मत देते हैं और मैं लगाऊँ में, इसलिए कि खुदा ना खास्ता कल कोई जो इनोसेंट जो बिल्कुल मासूम जान जाती है, तो कल को मेरा बच्चा, किसी गरीब का बच्चा, अगर कोई एक जान मिल के हम बचा लें तो ये सदका जारी होगा। जो कुरान में आता है कि एक जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत बचा ली, पूरी इंसानियत बचा ली। अच्छा अशरफ भाई, जिस तरीके से सर ने कहा कि अल्लाह की रज़ा भी जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए भी वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि किसी की जान को नुकसान ना हो। हमारे मुल्क में जब आप किसी को कहते हैं ना ये काम आप फी सबिलिल्लाह कर दें या अल्लाह की रज़ा के लिए कर ले, तो वो आपको पहले ऐसे घूर के देखते हैं कि अच्छा ओके। बहुत सारे खुदा तर्स लोग ऐसे हैं जो यहाँ इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ भी में मौजूद हैं कि जो वाकई लोगों के लिए बोलते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ये अशरफ भाई हों या सर हों, ये दोनों वाकई उन लोगों में से शामिल हैं। अशरफ भाई, ओगरा का जो बिल है, जो तरमीमी बिल है, वो 25 माह से इल्तवा का शिकार है।
और मुझे इस बिल के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता चल सके कि इस बिल में क्या कुछ है, और जो तरमीमी बिल है उसके बाद जो गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी सज़ा क्या होगी और अब क्या है। देखिए सब समझना होगा, हमारी ये माफिया है जो सरगर्म है जी। अब क्या है कि एक तो गैर मेयारी सिलेंडर कहीं और से नहीं, यहीं बनते हैं, गुजरावाला में, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, इतने पतले जॉइंडर वाले। और आप ये देखें कि हम तो इस शहर की बात करें, कराची शहर की सबसे बड़ा मेगा सिटी है, और मैंने DIG साहब जब आए थे उनसे पूछा कितने रिक्शे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर्ड हैं 40,000 हैं, अनरजिस्टर्ड तो आपको पता ही नहीं है ना कितने। अब आप सोचें चलते फिरते बम में छोटे छोटे आपके वो जो सिलेंडर रखे हुए वो मियारी नहीं, ये आपको कंफर्म कर देंगे इरफान साहब। दूसरी बात कि जो घरों में हमारे गैस का शॉर्टफॉल हो, जो सिलेंडर आते हैं, तो देखें गरीब आदमी जैसे आपने लिया फाइबर का या महंगा वाला, फाइबर तो वाला एक जिसके ऊपर वो एक लेयर चढ़ी होती है 11.8 किलोग्राम का होता है, तो उसका जो है ना ओरिजिनल जो अच्छा वाला होता है, जो ओगरा से अप्रूव होता है, वो उसकी भी कीमत डबल है। जो वो आधी कीमत में मिलता है वो गरीब आदमी ले लेता है 5,000 6,000 का, वो इतना खतरनाक होता है। सबसे अहम बात मैं बताऊं LPG का, अच्छा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है लाइटर देन एयर है, राइट, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो लीकेज होती है, सिलेंडर अगर रखा हुआ लीकेज हो रही है, तो वो हवा से हल्की होता है तो ज़मीन में नीचे फैलता है वो ना। अब हमारे यहाँ ख़वातीन हो, कोई हो, माचिस जला के चूल्हा जलाते हो, नीचे फेंक देती हैं। ये बुनियादी इन्वेस्टिगेशन है जो मैंने की है कि क्यों लगती है आग। देखें अगर आग लग रही है तो उसको बुझाना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर वो लीकेज कर रहा है सिलेंडर, वो नीचे फैलती है ना आग। अब आपने माचिस फेंकी, क्या करती हैं, आपने देखा लेडी ने जलाया, फेंका, उसको पता ही नीचे धम। तो अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, मतलब माशाल्लाह से है ना हमारे ये माफिया। फिर सिलेंडर गैर मेयारी बेच रहे। अभी क्या कानून है कि जो इरफान साहब से मैंने पूछा, मैं भी हैरान हुआ कि अभी कुछ सजा वजा नहीं है, सिर्फ 3,000 रुपये का जुर्माना है। लेकिन जो ओगरा का नया कानून आया है, जो कि 25 माह से लोग अपनी जानों से जा रहे हैं और जुर्माना सिर्फ 3,000 रुपए, इंसानी जानों की तो कोई कीमत ही नहीं होती, अनमोल जाने। अब जो नया कानून है जो ज़ेर इल्तवा है 25 महीने से, उसमें ये है कि आपकी जो सज़ा है वो 10 साल और से लेके 14 साल तक की है, यानी जेल। और जो जुर्माना है 10 करोड़ से लेके 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़। अब इतना भारी जुर्माना होगा तो कोई गैर कानूनी काम ही नहीं करेगा ना। अब मसला ये है कि अगर वो अप्रूव हो जाता है तो गैर कानूनी, मतलब इनको तो कुछ है ही नहीं, पैसे देके कैसे छूटेगा ना, ये काम ही खत्म हो जाएगा। अब मेन ये है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं वो भी एक गैर कानूनी अमल है, आपका जो गैर मेयारी सिलेंडर बिक रहा है वो भी गैर कानूनी अमल है। उसके बाद फाइन 3,000 रुपये, अब वो कहाँ 1 करोड़ से 1.5 करोड़ लेके जा रहे हैं। सज़ा 10 साल से 14 साल। अभी जब मंजूर होगा ना, तभी अब अगर हम यहाँ बैठ के बोलते भी रहें तो उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो मंजूर हो गए ना पार्लियामेंट से, उसके बाद क्या होगा, सबको ओगरा से लेके तमाम जो आपके मुतलका इदारे हैं या नीचे लोकल गवर्नमेंट है उनको उस पर अमल दरामद करना। मैं आपको बताऊं, मैं एक दफ़ा कवरेज करने गया, मैं भी डिस्कस भी कर रहा था, तो अब हमारा क्या होता है कि टीम जाती है, बनाती है, मैं भी गया और वो दुकान पे बंदा सिलेंडर भर रहा था। तो अगर फुटेज देखें तो वो बंदा बैठ के वहीं पे सिलेंडर भर रहा है, मैं वापस ना मैंने उसको हाथ जोड़ लिए, वो वहीं पे बैठ के सिगरेट पी रहा है। अब आप सोचें कि वो क्या होता है कि वो भरते हैं ना जब वो, तो उसके जब पाइप निकालते हैं तो गैस निकलती है, फिर वो वापस लगाते हैं सिलेंडर। फिर मैंने कहा भाई, मैंने कहा आप कहाँ, मतलब ये बड़े बड़े सिलेंडर जो हैं 20-22 रखे हुए थे, पता है इरफान भाई, और वो वहाँ बैठ के सिगरेट कर रहे, कुछ नहीं होता है वो। मैंने कहा भाई पूरा इलाका उड़ा दोगे। अभी आपको बताऊं ओगरा कानून का, आप इनसे पूछें क्या है कि कहाँ कहाँ LPG की दुकान, जो फिलिंग स्टेशन है कहाँ कहाँ, स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास, पंप स्टेशन के पास, आबादी के पास। अब ये कहाँ खुले में आप जाएं शहर में, आप हमने सब सर्वे करके सिटी 21 ने दिखाया आपको, हॉस्पिटल के पास, स्कूलों के पास, सब जगह जो है ना गुंजान आबादी में आपको मिलेंगे। हमारा कोई अमल दरामद नहीं हो, क्योंकि लॉ नहीं है। अब लॉ अगर मंजूर हो जाता है तो ये गैर कानूनी अमल रुकेगा। बिल्कुल सर, अगर ये लॉ मंजूर हो जाता है, मैं अशरफ भाई की बात को बढ़ाते हुए, मैंने ये सिलसिला गैर मेरे सिलेंडर के खिलाफ 2005-6 में शुरू किया। अच्छा, इस चीज़ को 25 साल गुजर गए। मैं आज आपके तवसल से ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मुझे तो ये 20 साल का अरसा लग गया। गैर मेरी सिलेंडर के कारखाने सैकड़ों दफ़ा मैंने बंद कराए, एहतजाज किए, गुजरांवाला में वो सैकड़ों अब हज़ारों बन गए। अच्छा। उसके बाद मैंने गैर मेरी बोजर रिंग रोड के ऊपर 18 कारखाने, अभी ओगरा ने 22 गैर मेरी बोजर पकड़े। मैंने CO2 के 21 मुकदमात सिंध में करवाए। मैंने अभी देखे गैर मेरी बोजर
के अलावा CO2 के इतने लोग पकड़े गए, ब्लास्ट हुए। हैदराबाद में 57 बच्चे इंजर्ड हुए, 47 मर गए। लाहौर में भी 7 मर गए। मुल्तान और DG खान का बोदर ब्लास्ट हुआ और मुकदमा ही खारिज हो गया। मैं आपके प्रोग्राम से तफसल इन हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ, खुदारा कोई एक मुकदमा मुझे बता दें किसी को सजा हुई हो। 20 साल में किसी एक शख्स को सजा नहीं हुई। तो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा कि आप कुछ नहीं करते। आप मुझे बताएं कि 20 साल ये दोस्त सारे हम लोग जब शुरू किया तो ये लोग तंग पड़ जाते हैं खबरें दे दे के बिल्कुल सर, किसी हम का आए जान दिन केसेस रिपोर्ट जान कर से रहे कीमती कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक में। सब हमारा लोगो स्लोगन है। बट मुझे ये बताएं कि 20 साल में मैं हुक्मरानों से एक ही सवाल करता हूँ कि 20 साल में इतने सानिया हुए, इतने सिलेंडर ब्लास्ट के मुकदमे दर्ज हुए, CO2 कितने मुकदमे दर्ज हुए, आप बोदर ब्लास्ट कितने मुकदमे दर्ज हुए, ओगरा ने मुकदमे दर्ज कराए, ओगरा के बंदों ने कारखाने पकड़े, CO2 के कारखाने पकड़े, सारे सामान जब्त हो गए, पूरे सिंध में 21 मुकदमा हुए। यानी 20 साल में किसी एक शख्स को सजा नहीं। उसकी वजह ये कि यहाँ पे कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। कानून की तरमीम के लिए मैं चेयरमैन ओगरा के बेहद मशकूर हूँ। उसकी टीम ने इतना काम किया, इतना खूबसूरत बनाया। लॉ मिनिस्ट्री में ऐसे जाम असलम जैसे लोग बैठे हुए जो कहते हैं कि यहाँ पे जो है ये इसराइल है, यहाँ पे जो है अल्लाह वास्ते कुछ नहीं होता। ये मुझे उन्होंने कहा अल्लाह वास्ते कुछ में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हल्फन बता रही है, मुझे कहा। बात ये ऐसे लोग सीटों में बैठे होंगे तो कहाँ कानून बनेंगे, कहाँ सजा जजा की तजवीज़ बनेगी। मैं देख रहा अल्लाह ना करे अगर ये कानून ना बना ये इंडस्ट्री क्लैप्स हो जाएगी। आप अंदाजा करें, हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, गैस नहीं आती है। कुदरती गैस को तो हमने बाप का माल समझ के उड़ा लिया। अभी LNG आती है। ये दोनों कंपनियां जो हैं, दोनों कंपनियां अरबों रुपए की मकरूज हो चुकी हैं चोरी चिकारी के चक्कर में। बात ये वाहिद सोर्स आपका एनर्जी को कवर करने का LPG है और LPG बड़ा फ्रेंडली फ्यूल है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। गाड़ियों में ये इस वक्त भी 60-70% सस्ता है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई ज़ाब्ता अखलाक नहीं है। हमने LPG स्टेशन तो दे दिए हैं, हमने बंदूक दे दी, लेकिन चला नहीं सकते। हम सेफ्टी पे काम ही नहीं करते। LPG सबसे सस्ता तरीन फ्यूल है पूरी दुनिया में, आज भी पूरे पाकिस्तान में। लेकिन बात ये उल्टी गंगा बहती है, किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं सेफ्टी पे काम कैसे करना। पकड़ लो गरीब। आप मुझे बताएं किसी आप ताकतवर के खिलाफ आपने कभी देखा है कोई कानून हरकत में आया हो, किसी ताकतवर बंदे का लाइसेंस कैंसिल हुआ हो, किसी ताकतवर बंदे को सजा? गरीब दुकानदार को पकड़ लो, दकड़ लो। और मैं अशरफ भाई कहता हूँ आज प्रोग्राम के तवसल से मैं DI साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब आप पता कराएं, सिर्फ लाहौर से कराची शहर में पता करा लें एक दुकान से कितने हज़ार बत्ता है पुलिस का, सरकारी इदारों का। ये मैं आपके प्रोग्राम कह रहा हूँ। अगर ये मेरी बात गलत साबित हो जाए मैं सजा के लिए तैयार हूँ। आए मेरे साथ निकले। वो पुलिस कितना लेती है, सिविल डिफेंस के बाकी इदारे कितने लेते हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम से मैं दावे से कह रहा हूँ। अशरफ भाई जाएं, जाके चेक करें, इनको पता है कितना बता रहे हैं। और कागजों में दुकानें बंद हैं। FIR उसकी होती है, खानापुरी उसकी होती है जो पैसे नहीं देता। इसीलिए कानून सजा जजा के लिए जब तक नहीं बनेगा, आज आगे पानी नीची जगह आता है। गरीब दुकानदार पकड़ा जा रहा है, गरीब दुकानदार पे सजा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरीबों की मुश्किल है। अशरफ भाई जिस तरह से सर ने पूरी सिचुएशन बताई कि क्या क्या हर्डल्स हैं और कितनी मुश्किल है, आपको लगता है इतनी मुश्किलात हैं, गरीब ही पिस रहा है, दुकानदार हो या आवाम हो, उन्हीं के घर में हादसे हो रहे हैं। इनफैक्ट समटाइम्स ऐसे होता है कि ये गैर मयारी सिलेंडर जिन दुकानों पे रखे होते हैं वहाँ पर भी हादसे हो जाते हैं कि वो लोग भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं या चेक कर रहे होते हैं। तो अशरफ भाई ज़रा थोड़ा सा ये बताएं कि अगर ये जो बिल 25 माह से अब इल्तवा का शिकार है, तो क्या लगता है कि जो बिल है वाकई अब ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वाकई इसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा? इस हवाले से करेंगे बात, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो मौत के खिलौनों की बात कर रहे हैं। LPG सिलेंडर आपके घर में, मेरे घर में, रक्शे में, बसों में, आपको पता नहीं कहाँ कहाँ जो है ये इस तरह से नज़र आएंगे और हर जगह ऐसा लगता है जैसे ख़तरा है। मतलब लोग कहते हैं कि अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या करें, मजबूर हैं, जाने में अनजाने में उन्होंने अपने घर में ही जो है वो मौत के खिलौने रखे हुए होते हैं। और किस तरीके से जान छुड़ाएं अशरफ भाई? एक तो लोगों को कैसे अवेयरनेस दी जाए कि भाई ये जो गैर मयारी सिलेंडर हैं इनके इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, आप कुछ भी करें लेकिन कम से कम जो सर्टिफाइड सिलेंडर्स हैं वही अपने घरों में रखें। और दूसरा ये बताएं कि ये कहाँ, मतलब ये मौत के खिलौने अवेलेबल कहाँ हैं? देखें सबसे अहम पॉइंट ये है कि शहर में हम जाएं, क्योंकि जो गुंजान आबादी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होल सेल मार्केट आप कराची की देखें, जो आपके
ओल्ड सिटी एरिया के पास जो मार्केट्स हैं खुलेआम बिक रहे हैं। हाँ। यानी हार्डवेयर वाला इनके लॉ हैं, ओगरा का कानून है, दुकानों पे पान वाला नहीं बेच सकता है, ये वो बेचेगा जिसके उसको अथॉरिटी मिली हुई है। अब जैसे आप पेट्रोल पंप की एक मिसाल दूं, पेट्रोल पंप होते हैं तो उनको लाइसेंस होता है, तो वो आपके पेट्रोल पंप के जो पंप्स खुले हुए हैं ओगरा ने उनको इजाज़त दी हुई है, जैसे PSO है, शेल है, टोटल है, उनको लाइसेंस मिला हुआ तो वो बेच रहे हैं। ऐसे नहीं कि दुकानों में बेचें, उसका एक आपका SOP है, उसके तहत कवानीन के तहत उस पर अमल दरामद करना होता है। उसी तरीके से फिलिंग स्टेशन है जितने LPG के, उसकी शॉप्स जो हैं जो जहाँ से मिलने चाहिए, एक इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओगरा, उसने अप्रूव दिया। लेकिन आप सोचें होल सेल जाए ना, आप यहाँ पे गुलशन से आप जाएँ, पटेल पाड़ा की तरफ जाएँ, आप जो है ना लड्डी कोतल जाएँ, वहाँ दुकानें और सिलेंडर ही लटके हुए हैं। अब उनको कुछ नहीं पता। अब हमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि एक फाइबर का सिलेंडर बोलते हैं, पड़ा, लांडी, कैदाबाद, बनारस, लांडी और 89 और जमाली पुल, ये यहाँ पे जाके आप देखेंगे मौत के खिलौने ये बना के बेच। अभी इतने दुकानदारों के खिलाफ मैं DIG साहब से पूछूंगा, कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने इतने दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की, क्या ये जो होलसेलर मौत के खिलौने बना के बेच रहे हैं, मैंने वहाँ जाके बेशुमार प्रोग्राम किए, ये क्या ये होलसेल जो इन इलाकों में है या हार्डवेयर दुकानों में सेंटर से वगैरह को नहीं, कभी किसके खिलाफ कार्रवाई की? सिर्फ गरीब दुकानदार को पकड़ लो, दकड़ो, वहां से पैसे बना लो। और मैं फिर एक बात करूं, आप इतनी कार्रवाई कुछ सब आपने की होंगी, ये सब आपने की है, मुझे बताएं एक बंदा आपके पास आया है, आपने पूरा शहर कह रहे बंद पड़ा कागजों में, कोई आपके पास आया जिसको गैस ना मिली हो? गैस तो बिक रही है, गैस 250 जगह 300 रुपए किलो बिक रही है। क्या जो होलसेलर मैंने अपने नाम लिए इन जगह पे होलसेल मार्केट में मौत के खिलौने सरेआम बिक रहे हैं, हार्डवेयर दुकानों पर सरेआम पूरे कराची। और मैं एक बात आपके तवज्जो प्रोग्राम में रिकॉर्ड रखिएगा, बात मैं शायद दुनिया में नहीं होगा, ये सिलेंडर इस घर घर तक जा चुके हैं। ये तमाशा इस तरह खत्म नहीं होना, इसके लिए बहुत बड़ा इकदाम करना पड़ेगा। हर घर में ये 6 महीने के बाद एक सिलेंडर की जो उम्र है वो खत्म हो जाती है, उसमें सल्फर की वजह से वो सिलेंडर गल सड़ जाता है, चूंकि वो गैर मेरी सिलेंडर की लाइफ टाइम गारंटी होती है। ये घर घर जा चुका है। खुदा ना खासा ये मैं देख रहा हूँ कि इसके हादसात नहीं रुकेंगे। ये हमें हुकूमत को खुद स्टेप लेना पड़ेगा, सिलेंडर वापस लेने पड़ेंगे। देखिए मैं समझता हूँ कि आप जब बंदा मर जाए तो 15 लाख का चेक लेके पहुंच जाते हैं, उससे पहले आप शीट इतनी सस्ती कर दें, ये म्यारी सिलेंडर इतना सस्ता हो कि लोगों की कुफ्ते खरीद में आ जाए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है कि ये जो म्यारी सिलेंडर है इसके प्राइजेस ही अगर कम कर दें तो ये लोगों की कुव्वत ख़रीद में आ जाए। अशरफ भाई, जिस तरह से अब सर कह रहे हैं कि ये सिलसिला नहीं रुकने वाला, ये इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि जब ये गैर मेयारी सिलेंडर्स हैं और वो भी इतने प्राइजेस पर, आवाम को तो ये भी नहीं पता कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और क्या करना है। वहीं पर गैस के वाले से भी आप बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा बताएं कि वो उसमें भी क्या जो है ना वो प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं अशरफ भाई को बता रही थी कि अच्छा ठीक है सिलेंडर तो सर्टिफाइड है एंड ऑल दैट, बट उन्होंने कहा नहीं गैस का भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए 2 चीज़ें, जैसे इरफान भाई भी बता रहे हैं कि अब यहाँ से हमारे एक बॉर्डर आता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो भी आता है, उसके साथ मिलाते हैं सिलेंडर में। जब LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसका प्रेशर बहुत कम होता है, जब CO2 मिलाते हैं तो उसका 10 टाइम ज़्यादा प्रेशर होता है, तो गैस जब डालते हैं सिलेंडर उसका प्रेशर बढ़ता है। तो गैस के अंदर अब वो 2 गैस हैं, एक CO2 है, एक LPG, जब वो अंदर मिलती है ना तो ये इट्स कॉल्ड अ केमिस्ट्री है कि इसमें केमिकल होता है, तो एक्सपेंड होना शुरू होती है। अब क्या होता है, जैसे बताया कि सिलेंडर 6 महीने 8 महीने या साल हो गया वो अंदर भर रही, अब गरीब आदमी है उसको क्या पता, वो सिलेंडर भरवा के जाके दे दिया, उसने CO2 मिलाया। अब खवातीन जैसे होती हैं वो चूल्हा घर पे रखा हुआ है, उन्होंने लगाया, चूल्हे में लगाया, खाना बनाना, बच्चे आ रहे हैं भाई। अब वो LPG जो होती है तो वो होती है लाइटर देन एयर ना, तो वो नीचे जमीन में फैलती है। अब वो जब खातून या कोई भी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन बताने को माचिस जला के क्या चूल्हा जलाए, और माचिस कहाँ फेंकती है, नीचे। जैसी वो मिलेगी उसके बाद क्या होता है, देखिए ऐसे ऑटोमेटिक तो नहीं फटता है ना, सही। अब उसके लिए जब ये होता है, कोई एक लीकेज हो रही है, माचिस फेंकी या पीछे उसे आग पकड़ी, उसके बाद ब्लास्ट हो गया, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमें जो ये कर रहे हैं ना, जो शहर में जगह जगह बिक रहा है, उसके लिए जो मेन पॉइंट जो बताया इरफान भाई, हमने जाके वहाँ शो भी किए, हमने पूरा 1-1 घंटे के शो भी करवाए, मगर अभी भी इस शहर में
अभी भी गुंजान आबादी। कराची शहर में जो है ये गैर मेयारी सिलेंडर्स की भरमार है। और बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे शो पर आए, अशरफ भैया आप हमारे शो पर आए और आज ये अहम, इंतहाई अहम तवज्जो तलब मसला था जो हमने आपके साथ में डिस्कस किया। आई होप कि बहुत सारे लोगों को हमारे शो के थ्रू अवेयरनेस ज़रूर हुई होगी और लेट्स सी कि ये जो ओगरा का तरमीमी बिल है इस पर अमल दरामद कब होता है। तो शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर दीगर जो है वो स्टोरीज़ आपके साथ में शेयर करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक और भी हैं जो कि सरप्राइजिंग हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो आज हम बात करते हैं जी ठेलों के शरबत की। जी हाँ, ठेलों के जो शरबत होते हैं वो आपने देखे होंगे कि बनते हुए और जब वो बनने के बाद जब ग्लास में आ जाते हैं तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे होते हैं। शदीद गर्मी में आप जा रहे हैं और आप धूप लग रही है, आप पसीने में हैं और आप गए और आपने कहा जी ठीक है मुझे शरबत पीना है, और शरबत वाले ने भी कहा जी कोई बात नहीं, आप कौन सा शरबत पियेंगे मुझे बताएं, और फिर उसने जो है आपको शरबत दिया। लेकिन वक्ती तौर पर तो आपको रिलीफ हो गया, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है? क्या वो जो पूरी हाइजीन के तकाज़े होते हैं वो पूरे किए गए हैं? क्या वो ग्लास साफ़ था? क्या वो तमाम तर जो प्रोसेस उसने किया, वो मशीनें उसकी जो थी वो उतनी जो है वो हाइजीनफुल हैं? क्या वो ख़ुद जो है वो उतना मेंटेन था? वो जो होता है ना कि सफाई के तकाज़े उस जूस के गिलास में पूरे कर पाया, नहीं कर पाया? इस पर बात करने के लिए भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है महरीन मुश्ताक काजी जो कि माहिर तालीम है, सोशल वर्कर भी हैं, और उनके साथ हैं मुसरत न्याजी जो कि माहिर तालीम है और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने फ़ायदे और नुकसान छोड़ के ये बताना है कि आप लोगों ने ठेलों से शरबत लेके पिए या नहीं पिए, ये बताएं ज़रा। कोई इत्तेफाक हुआ? मुझे अपनी लाइफ में ऐसा याद नहीं पड़ता। नहीं याद पड़ता? याद नहीं सही। पड़ता। डांट पड़ती होगी ना, क्योंकि अम्मी तो मना करती है कि भाई बाहर से लेके कोई चीज़ नहीं खानी। मैं खुद अम्मा तो कहेंगी या नहीं कहेंगी, हाँ। मैं खुद बड़ी उस कॉन्शियस होती हूँ कि नहीं जी, क्योंकि बाज़ लोगों को ये होता है कि जी वो बाहर जाके होटलिंग करना और बाहर जाके वीकली खाने खाना, या वैसे तो मुझे उन चीज़ों का खुद ही शौक नहीं है। बाहर से कुछ खाने का पसंद नहीं है कि ये खा लिया जाए वो। मैं कहती हूँ जो कुछ भी है, इवन कि मेरे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि मेरी मम्मा कहती है ये चीज़ आपने बाहर से खाई है, इससे अच्छी तो मैं बना सकती हूँ। वो इसलिए कि बंदा साफ़ सुथरा खाना जो घर में बना सकता है, मैं नहीं समझती हूँ किसी बड़ी अच्छी और हाई फाई जगह पे भी जाके आपको इतनी हाइजीन चीज़ें मिल सकती हैं। मतलब मेरा अपना कहना ये है, ये नहीं कि मैं ठेले और बाकी लोगों की दुकानें बंद करवाना चाहती हूँ या ठेले बंद करवाना चाहती हूँ। हर एक का अपना एक शौक है। और मैं समझती हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जितनी चीज़ें गंदी नज़र आ रही होती हैं वो समझते हैं कि जी लुक वाइज अच्छी नज़र आ रही है, जब ग्लास में आ जाती है तो बहुत वही अच्छी ना, होंगी। मतलब कि जैसे इसकी थोड़ी सी मिसाल वही लेते हैं ना, नहीं हो सकती मेरा ज़हन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल इसी तरीके से फालूदा भी है। फालूदे में क्या होता है कि आप देखिए उसका जो ग्लास होता है, इतना बड़ा ग्लास होता है, उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त टॉपिंग डली हुई होती हैं और आपको बड़ा जो है ना वो क्या कहना चाहिए, फैसिनेट कर रहा होता है, बड़ा अट्रैक्शन होती है उसके अंदर ना कि यार ओके आई वांट इट। मगर आप यकीन करें, जब पहला ही स्टेप जो होता है ना, जैसे ही आप उसका जो फालूदे के अंदर एक प्लास्टिक का बड़ा सा चमचा होता है और जैसे ही आपने वो उठाया और आप हाँ बिल्कुल वो देख के आप कहते हैं ये क्या है, ये तो शुरुआत से ही जो है कुछ और चीज़ें। कितना नुकसानदेह होता है और क्या फ़ायदा भी होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे जो इसको इस बात से जोड़ते हैं कि कुछ नहीं होता, क्या है जी खा लें, कुछ नहीं होता, ये तो हाँ ये तो मम्मी डैडी वाली बातें हैं, ये क्या बातें हैं जी, ठेले का नहीं खा रहे, यहाँ का नहीं खा रहे, बाहर के में भी तो कुछ हो सकता है। आप कितना अग्री करती हैं या डिसअग्री करती हैं? देखें लोग तो खा रहे हैं, ठीक है, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो देख रहे होते हैं कि भाई पूरा भरा होता है, हर ठेले पे लोग खड़े होते हैं, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि वो जो उन्होंने ट्रे सजाई हुई है वो कवर्ड नहीं होती है, उस पर मट्टी पड़ रही है, धूल पड़ रही है, उस पर सारी पोल्यूशन गिर रही है, कितने उसमें जर्म्स बन जाते हैं। फिर जब वो वॉश करने पे आते हैं तो उनके पास कोई प्रॉपर प्रोसीजर थोड़ी है, कोई वॉश बेसिन थोड़ी रखा हुआ है, वो फिर वो ऐसे उठाएंगे, साफ करेंगे कि भाई कोई रेजिड्यूज ना रह जाएं, उसके बाद वो रख देंगे, उसी में आपको पिला देंगे। अच्छा ऐसा होता था, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता था गर्मी में ड्राइव कर करके ना, तो फिर वो होता था कि मैं गन्ने का रस पी लूँ, लेकिन जब मैं गुजरती थी और ग्लासेस की हालत देखती थी ना, फिर मेरा दिल नहीं करता था। अच्छा जो वो स्ट्रॉज भी देते हैं, तो डू यू थिंक कि वो स्ट्रॉ में कोई कीड़ा नहीं चल रहा होगा? यही तो ना, इतने सारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जो दिमाग में आ रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी मुझे जो है मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि वो एक ही आई गेस भगोना होता है या क्या चीज़ होती है जिसके अंदर बाल्टी होती है, हाँ ठीक है, हाँ बाल्टी होती है, उसके अंदर वो जो गंदे ग्लासेस होते हैं सारे एक साथ ही डाल रहे होते हैं और फिर वो उसी में से वन बाय वन करके जो है ना आपको निकाल के दे रहे हैं।
अच्छा, देखिए मतलब देखिए वजह ये है कि मैं ये नहीं कहती कि जो चीज़ें ठेले पे बिकती हैं वो ख़राब होंगी, जो किसी बड़े रेस्टोरेंट पे होती हैं वो चीज़ें अच्छी होती हैं। अगर हाइजीन का ख्याल रख लिया जाए, आप यकीन करें कि मैंने खुद एक ठेला ऐसा देखा है कि बिलीव मी, मैं कहूँगी कि कोई विजिट भी करेगा ना तो बड़ा अच्छा सा लगेगा। यंगस्टर लड़का है और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, उसने कहा कि मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, उसने मास्टर किया हुआ है, अच्छी जॉब नहीं मिली, आप उसके ठेले के करीब से गुजर जाएं, बिलीव मी प्रॉपर कवर किया हुआ। मैं कहती हूँ शायद मैंने कराची में वो पहला ठेला देखा है, मुझे ऐसा लगा कि प्रॉपर कवर किया हुआ, प्रॉपर उसका इतनी चीज़ें मैनेज की हुई, इतना ज़बरदस्त तरीके से पानी को करना, फिर ग्लास को जो है ना उसने एक स्टीमर अलग से रखा हुआ उसी ठेले के कॉर्नर में रखा हुआ है कि वॉश करते करते ना वो उस साइडों में रखेगा। और मैं तो बड़ा परेशान जिस तरीके से बता रही हैं वजह कि ये कि एक बंदा बड़ा ख्याल अच्छा कर लेना एजुकेटेड, अपनी चीज़ों को। एक एजुकेटेड इंसान है जिसने शरबत का ठेला लगा हुआ है और उसने वो तमाम तर जो क्लीनलीनेस की जो SOPs हैं उसको वो बेचारा फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, क्योंकि उसको पता है कि जर्म्स लग सकते हैं, तो उसने जो ग्लास वॉश करने का जो सेटअप है वो भी अलग किया हुआ है। मगर समहाउ मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों में उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा जाएगी, मेहनत ज़्यादा जाएगी, और फिर जो लोग हैं ना, जो एक सर्टन माइंड सेट है, ये आपको वहाँ से हिलने नहीं देता। ये आपको इस बात पर भी यानी कि लेके आते कि नहीं, जो मज़े का शरबत मिलेगा ना, वो जो फलाने ठेले वाले की बात है ना, वो किसी और में नहीं हो सकती। तो ये जो होता है ना कि एक दूसरे को कन्विंस करना उस तरफ के लिए कि जहाँ पर कोई चीज़ सफाई या मयारी नहीं है, और लोगों को कहना नहीं वो बड़े मज़े की चीज़ है, तो ये भी एक हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को सही गाइड करे। असल इशू ये होता है कि देखिए पता है क्या, लोगों को पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही है। अगर एक ही अगर फ़र्ज़ करें ठेले वाला वो तमाम SOP सफाई की हर चीज़ की वो फॉलो कर रहा है और नज़र भी आ रहा है कि बड़ा हाइजीन है, लेकिन दूसरा ये है वो अगर 100 या 200 में ठेले वाला दे रहे हैं तो दूसरा वही चीज़ आपको 40 या 50 में देगा, तो लोगों का क्राउड जो है ना 40-50 की तरफ होगा। ये नहीं देखेगा कि हमारी सेहत के लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है। क्योंकि देखें ये जो शुगर है वो नहीं इस्तेमाल करते, वो शुगर इस्तेमाल करेंगे वो उनको महंगी पड़ेगी, वो सिट्रीन वगैरह वो यूज़ करते हैं जिससे आपका गला ख़राब होता है, जिससे आपका गला ख़राब होता है। दिखाएंगे वो रूह अफ़ज़ा डालेंगे, वो कुछ कलरफुल और प्रोडक्ट डालेंगे। इसी तरह से ये चीज़ है कि जब वो दिखाने मतलब वो कहते हैं दिखाएंगे सीधा हाथ मारेंगे उल्टा हाथ, तो फिर वो चीज़ें जब होती हैं ना तो हम खुद ही आवाम को चाहिए ना, हमें चाहिए कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। आए दिन हमारे गले ख़राब है जी, चाट खा रहे हैं हम, ठेले पे से जा रहे हैं भाई, उस वहीं मक्खियां चल रही हैं, वहीं सब कुछ ये है। तो खैर बहुत गंदा सा कपड़ा उन्होंने डाल के ढक के रखा तो ये तो होता है, और प्याज कटे हुए और ऊपर दिल पड़े खराब हुए, कर दिया। आलू वाटर पड़े हुए बॉल्स, हैं, इनफैक्ट जो वाटर तो बॉल्स ये हैं, चीजें आप खुद देखो ना, अपनी सेहत का खुद ख्याल करो। माना कि वो गरीब इंसान है, लेकिन गरीब में कहाँ लिखा हुआ है भाई कि वो प्रॉपर अपनी चीज़ों को नीट एंड क्लीन नहीं कर सकता। गुर्बत ये नहीं सिखाती, बल्कि हमारा इस्लाम, हमारा मजहब सिखाता है सफाई निस्फ ईमान है ना, हम सफाई की तरीके ये तो से मैं तमाम चीजें हमेशा रखें अपने शोज पे कहते आई हूँ कि सफाई का जो है वो पैसों से कोई ताल्लुक नहीं होता, सफाई का ताल्लुक आपकी नेचर, आपकी आदत से होता है। मतलब जो लोग ये सोचते हैं ना कि सफाई जो है वो शायद वो तो बड़ा घर है, साफ सुथरा है, नौकर है, चाकर है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी नेचर में अगर सफाई है तो यकीन करें कि आप अपनी हर चीज़ साफ सुथरी रखेंगे और आप चाहेंगे कि आपका घर भी साफ सुथरा रहे। हज़ारों रुपए के लोग खाने खा लेते हैं, लेकिन यकीन करें डस्टबिन के लिए थैली नहीं चढ़ाते। पिज़्ज़ा आ जाएगा, बाजार से हज़ारों चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन जब आप इन लोगों के किचन में जाए ना तो डस्टबिन पे थैली नहीं होगी। जब वो कचरे वाले को कचरा दे रहे होते हैं ना तो वही डस्टबिन गंदा मंदा सड़ रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आप इन लोगों के वॉशरूम्स देखें, घर देखें, आप कहते हैं कि ये क्या है। मतलब सफाई आधा ईमान है। और ये एक टिप भी ले लें बल्कि इसी शो में साथ साथ कि जिन लोगों के घर साफ़ सुथरे रहते हैं, जिन लोगों के किचन, बाथरूम, घर, सहन साफ़ सुथरे रहते हैं, अल्लाह ताला उनकी रोज़ी डबल करता है, रोज़ी में बरकत आती है। तो सफाई जो है वो आपकी रोज़ी भी घर पर लेके आती है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपके हालात अच्छे हो जाएं, आपका रोज़गार अच्छा चले, तो खुद भी साफ़ सुथरे रहें और घर भी साफ़ सुथरा रखें। इससे भी बड़ा ताल्लुक है आपकी किस्मत कनेक्शन का और किस्मत के चेंज होने का। अच्छा ये बताएं ज़रा कि अब हम बात करें ठेलों के शरबत की ना, तो ये जो ठेलों की शरबत हैं ये
बड़ी तादाद में आपको जगह जगह नज़र आ रहे होते हैं। लोगों को प्रमोट करने वाले भी तो हम ही लोग हैं। हाँ, पता है क्या, ये सारा ठेका होता है क्योंकि मैं एक कच्ची आबादी में एक स्कूल चला रही हूँ, तो मैं इन लोगों में ना बहुत ज़्यादा उठती बैठती हूँ, तो मुझे नो हाउ काफ़ी है। ये जो आपको आगा जूस मिल रहे हैं, ये सारे ठेके पे चल रहे होते हैं। और वो जो रेडियाँ लगती हैं वो सारी ठेके पे होती हैं, तो वो पीछे से बैकअप जिसे कहते हैं ना कि लोग सप्लाई करते हैं और ये लोग टेम्पररी बेसिस पे वहाँ पे होते हैं और इनको बाकायदा यहाँ पे कमाने के लिए और आगे शेयर देने के लिए बुलाया जाता है। बहुत बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनता है, केचप बहुत बल्क क्वांटिटी में बनती है और बहुत ही ज़्यादा मुज़र सेहत है। अगर आप उसमें देखें तो उसमें कत्था भी शामिल होता है, तो इसमें पूरी वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है। शरबत बहुत लो क्वालिटी का, बहुत गंदे प्रोडक्ट्स के साथ बन रहा होता है। बर्फ़ कैसे जमाई जाती है, अगर उसकी फैक्ट्री आप चले जाओ तो शायद आप कभी भी बाहर की बर्फ लाई नहीं आप कभी मेंढक निकल रहे हैं, कभी छिपकलियां निकल रही हैं तो ऐसा ये सब कुछ भी होता है। तो फिर वो जो मतलब एक जो सप्लाई होती है ना, ये सिर्फ छोटे तबके के लिए, क्योंकि वो लोग लिटरली लक्कड़ हजम पत्थर हजम होते हैं। हमारे जैसा बंदा खाए तो लिटरली मेरे स्टमक में पेन शुरू हो जाता है। मैं अगर शौक से कभी हलवा पूरी मंगा लूँ तो मुझे वाकई में रिग्रेट होता है। वो आप टेम्परेरी तो उस टेस्ट को उसको टेस्ट कर लेते हो, लेकिन उसके बाद घी जो है वो गैर मयारी लगती है। मेरे साथ हुआ है ये हलवा पूरी वाला वाकया। खैर, अब अगर इस तरीके से हम चीज़ें शेयर करने बैठ जाए, फिर मुझे तो लगता है ज़िंदगी में बंदा कुछ भी नहीं खाएगा, लेकिन खाएंगे साफ सुथरा खाएंगे। शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है ठेलों के शरबत की, और ठेलों के शरबत हों, ठेलों की चीज़ें हों, ठेलों के पकौड़े हों, ठेलों के समोसे हों, और ठेलों की जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जब ये अच्छा खाते हैं लोग, तो बहुत सारे लोग बड़ी प्राउडली कहते हैं कि हाँ हम ठेले से खाते हैं। इसमें अमीर और गरीब वाला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लोग, मैं आपको बताऊं क्या होता है, जब आप किसी को मना करते हैं ना कि आपकी सेहत के लिए नहीं है ठीक, तो वो अपनी 10 मजबूरी भी बताते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होता है कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि भाई ये शायद इन्होंने हमें टॉन्ट मारा है, भाई हम सभी गरीब हैं, कोई ये नहीं ऐसा होता कि कोई इतना अमीर हो जो है ना। लेकिन मसला सारा ये होता है कि आप लोगों ने अपनी सेहत देखनी होती है। ये मसला कोई कॉम्प्लेक्स का एहसास कमतरी, एहसास बर्तरी की बात नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन, अबाउट योर हेल्थ, कि आपकी जो हेल्थ है वो डिपेंड करती है इस पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, इम्प्योरिटीज शामिल हो जाती हाँ हैं, बिल्कुल नहीं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को पूछा हो कि भाई अल्लाह के वास्ते ना जाओ, ठेले से नहीं खाओ, तो आगे से आपको इस तरीके की ऐसे लोग मिली हो, हाँ हम तो ठेले का खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, यानी ये वो एटीट्यूड होता है कि क्यों, यानी आप आगे से उनको ये बता ही नहीं सकते कि भाई इसलिए हो सकता है कि आपको जो है बहुत इस तरह का कोई फैट का इशू बन जाए, हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस का इशू हो जाए, हो सकता है कि अनहाइजीनिक चीज़ें होने की वजह से आपके ब्लड में कोई चीज़ शामिल हो जाए, या फिर आपको कोई पेट में प्रॉब्लम हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाए, या कोई आगे से जो लोग जिस तरीके से जस्टिफाई करते हैं ना इस चीज़ को, उसके बाद आप यू कैन नॉट टॉक अबाउट मोर। नहीं देखिए, आप कह तो किसी से भी नहीं सकते हैं कि आप ये ना खाएं, क्योंकि हर बंदे का अपना वो एकदम वो कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है। ये तो हमारा काम है ना अवेयरनेस देना, कि हम लोगों को बताएं कि आप साफ सुथरी चीज खाएं, बेशक आप सस्ती खाएं लेकिन साफ सुथरी खाएं। छोटी सी चीज एग्जांपल दे रही हूँ कि फर्ज करें हम और आप कहते कहते थक गए हैं, मीडिया भी अवेयरनेस देता हुआ थक गया है सिगरेट नोशी के लिए, ये गुटखा मावा शावा जो ये बच्चे खाते हैं, यंगस्टर खाते हैं, इससे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ तो कोई भी नहीं हो सकती है ना। लेकिन आप 1000 दफ़ा कहेंगे, वो उस चीज़ को खाएंगे और वो कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं होता, आपको कुछ होता होगा। इसी तरह से ये जितने भी हैं मशरूबात जो आपको मिल रहे हैं, या आपको बर्गर्स वगैरह मिल रहे होते हैं रेडियो पे, या इस तरह की चीज़ें मैं नहीं समझती। ये क्या अच्छे आप होटल्स पे चले जाएं, वहाँ भी हमें तो बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी प्लेट्स में और ये चीज़ें मिल रही होती हैं, वहाँ भी ऐसा है कि कई दफ़ा वो अच्छे रेस्टोरेंट जो है ना बंद किए गए हैं और उनके ऊपर जुर्माने हुए हैं। बंद तो रोड पे रहे, मैं बता रही हूँ ना कि जुर्माने उनके ऊपर हुए हैं, सब कुछ हुआ है। तो बात दरअसल ये है कि हर वो काम खुद, चाहे वो छोटे पैमाने पे कोई कर रहा है या बड़े पैमाने के कर रहा है, वो ये सोच के करें कि भाई मेरी फैमिली को जब मैं सेफ रख सकता हूँ, खुदा न खासा ख़राब चीज़ों से ख़राब हो सकते हैं, उसकी सेहत ख़राब हो सकती है, तो मैं दूसरों के लिए भी यही सोच रखूँ। तो यकीनी बात है फिर कोई बुराई नहीं है कि छोटी जगह से खाया जाए या बड़ी जगह से खाया जाए। वजह ये होनी चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। और जो शख्स खड़ा हुआ है, मैं तो इतनी हैरत ज़्यादा होती है कि लोग फालूदा और वो आइसक्रीम टाइप की चीज़ें लेके खा रहे होते हैं। भाई आप उसके अपना हुलिया तो देखें,
हाथ गंदे हो रहे हो, उसी से वो नस्वार खा रहा है, उसी से उसे गंदे कपड़े इतने पहने हुए, वो खुद इतना गंदा हो रहा है, तो आपको चीज़ें कैसे वो अच्छी दे सकता है? ये चीज़ तो ये इस चीज़ के लिए अवेयरनेस देने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जब अशरफुल मखलूक़ात हैं तो क्या हमारे में सेंस नाम की चीज़ नहीं है? ये होनी चाहिए, हमारी खुद सोच होनी चाहिए कि हम यहाँ रेडी वालों को या गंदा ख़राब खाना खा के हम इन्हें भी पैसे दे रहे हैं, इन्हें भी पाल रहे हैं, प्लस हम डॉक्टर्स को भी पाल रहे हैं। तो हम ये ना करें ना, अपनी सेहत का ख्याल रखें। चंद अच्छी चीज़ें पसंद है तो घर में बना लें, नहीं है तो किसी अच्छी तरफ का रुख कर लें। मेरी तो अपनी सोच ही है। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? दोबारा से पूछें। मैंने आपको ये पूछा कि जो ठेलों का शरबत है उसके ऊपर हम दूसरों को तो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि नहीं जी फला ठेले का शरबत अच्छा है, इतना सस्ता मिलता है, वहाँ से ले लें। तो ये ठीक बात है कि लोगों को इस तरीके से खुद एम्फेसाइज करना, खुद बताना कि भाई सस्ती चीज़ वहाँ से मिल रही है, बेशक वो साफ़ सुथरी नहीं है लेकिन आप जाके ख़रीद लें। देखिए, होटलिंग करना ना कराची वालों की सबसे, जिसे कहते हैं ना कि अच्छी इंटरटेनमेंट है। कहीं घूमने जा रहे हैं तो खाना खाने जा रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं तो खाने पे कर रहे हैं, लंच पे कर रहे हैं, डिनर पे कर रहे हैं, हाई टी पे कर रहे हैं। और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स जो है ना वो हाइजीन पे आके फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप देखो ना उनका बारबेक्यू का सेटअप सारा रोड पे लगा हुआ है और रोड पे वही धूल मट्टी हर चीज़ आ रही है। आप किसी को, इनकी बात को मैं सेकंड करूंगी, आप किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये नेचर है। आप वाली बात, हमारा ये नेचर है कि अगर आप कहोगे नो तो वो यस बोलेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है ना? साइकोलॉजी को आप नहीं डिफीट कर सकते। हाँ, आप उनको एग्जांपल्स दे सकते हो अपनी कि मेरे साथ ये हो गया, आप इस तरह से उनको कन्विंस करते हो, लेकिन इस तरह से आप उनको डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने उस पर अच्छा, जो ये फूड कंट्रोल कमेटीज होती हैं, ये जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट कि इन चीज़ों को तो मेक श्योर करें कि जी ठेले पे जो चीज़ बिक रही है। बारबेक्यू जिस जगह लगा हुआ है, मगर कम से कम वो धुएं से तो दूर हो। वहीं बस जा रही है धुआं छोड़ती हुई, उसी तिक्के में जो है वो सारा धुआं लिपट रहा है, वहीं से रक्षा गुजर रहा है मज़े से जी, उसके अंदर तिक्के में जो है वो धुआं भी आ रहा है, वहीं पे लोग गुजर रहे हैं चलते फिरते। और जो है ना जी, देखिए पीछे से जो है वो मेरी आई भी बड़े सारे जो है ना वो कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे, मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरीके से जिस इन्वायरमेंट में तिक्का बन रहा है, जिस इन्वायरमेंट में वो शरबत बन रहा है, मतलब अच्छा, और अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है ना तो उसमें ये होता है कि एक कोई और धुएं वाली गाड़ी आती है और वहाँ से धुआं छोड़ के जाती है और शरबत जो है वो आपको ऐसे करके निकाल के देता है और आप कहते हैं वाह जी मज़ा आ गया। आप क्या क्या चीज़ें अपने पेट के अंदर लेके जा रहे हैं, ये तो सोचें आप भाई। आप एक बोतल पानी की लें और उस बोतल में बर्फ़ डालें और उसमें आप अगर कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप ORS भी नहीं डाल सकते, कोई और चीज़ भी नहीं कर सकते, तो नमक डालें, चीनी डालें और उसमें थोड़ा सा आप कोई जो है ना वो शरबत नुमा कोई ऐसे डाल के चीज़ें कुछ करके एक छोटी सी बोतल अपने साथ रख लें बर्फ़ वाली, रास्ते में वो पी लें। क्यों बीमार होना चाहते हैं कि आप इन अनहाइजीनिक ठेलों पर जाते हैं और इन ठेलों से आप चीज़ें लेते हैं, पीते हैं और उसके बाद आप अगर 50 रुपए का गिलास लेते ना तो आप यकीन करें आप 50,000 की बीमारी खरीदते हैं। हमारा मकसद किसी के कारोबार के लिए बात करना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप हाइजीन का ख्याल रखें। जी, उठा के जाती है ना गाड़ियाँ, आती है उठा के जाती है, फिर लोग पैसे देते हैं, वापस ले लेते हैं, हर चीज़ वहीं की वहीं है। टेम्प्रेरी वहाँ पे से गायब होता है, छापा पड़ता है, सब कुछ होता है। ये जो फूड अथॉरिटीज़ हैं ये आते हैं हमारे सामने, उठा के सारा स्वाइप करके लेके जाते हैं, फिर वो वहीं का वहीं होता है। इतने बड़े बड़े नाम हैं, लेना मुनासिब नहीं लगता, लेकिन आप देखो उनके सब जो उनके यूनिट्स होते हैं फूड के अंदर नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं। फिर बाहर की तरफ वही आप वाली बात के गाड़ियाँ आ रही हैं, धुएं छोड़ रही हैं, हर चीज़ उन पे पड़ रही है, तो वो हाइजीन तो है ही नहीं ना। अगर आपको साफ़ सुथरी प्लेट के अंदर वो चीज़ सर्व करें अच्छा खूबसूरत बना के, लेकिन जो वो पक कर आया है तो क्या गारंटी है कि वो पक के आया है तो वो से ना पोल्यूटेड नहीं है। वही अपने घर से एक छोटी सी पानी की बोतल लें, उसके अंदर बर्फ़ जो है वो आप रखें और फिर मज़े से जो है वो आप अपना सफ़र गुजार लें। जी, आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगी मज़ीद कि ठेलों का जो शरबत है क्या वाकई वो नुकसानदेह है इस सूरत में कि वो साफ़ सुथरा ना बना हुआ, और क्या कुछ ठेले ऐसे हैं जो वाकई साफ़ सुथरी चीज़ें देते हैं और साफ़ सुथरा शरबत बनाते हैं? यकीनन 100 में से 1% तो होंगे, मैं तो 1% ही कहूँगी ना, होंगे ऐसे साफ़ सुथरे, लेकिन मैं समझती हूँ कि इन ख़राब जगहों से ले जाने की, खाने की या पीने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। वही घर में आप बहुत कम अमाउंट में कम पैसा खर्च करके एक अच्छी और हाइजीन चीज़ें आप पी सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैं नहीं समझती हूँ कि चलते फिरते जो है ना वो
जानवरों की तरह मुंह मारने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी को जानवर ही कहूँगी कि जानवरों की तरह मैं मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पता है कि ये चीज़ ख़राब भाई है। 97% लोग अपनी फैमिलीज के साथ ही रहते हैं ना, घर से ही जा रहे होते हैं, तो भाई ले जाएं घर से कोई ना कोई चीज़ साथ। लेकिन घर से ले ज़रूर जाएं, कोई बुराई नहीं, कोई कबाहत नहीं। मैंने कहा ना कि हमारा यहाँ आज बैठने का मकसद कतई ये नहीं है कि हम लोगों के रोज़गार को ख़राब करें, ऑब्वियसली हाँ, लेकिन हमारा ये मकसद भी है जो लोग सुन रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं वो साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, साफ़ सुथरी चीज़ें रखें। अगर उन्हें कम रेट में पड़ नहीं रही है तो अपना रेट बेहतर कर लें, अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें। अगर उनके 100 गिलास हैं तो 50 अगर ख़राब हो रहे हैं तो एक बंदा साथ रख लें जिसको साफ़ सुथरा सफाई से वो रखे। लेकिन बात तो वही है ना, मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में बहुत कम परसेंटेज ऐसी है कि जो साफ़ सुथरी चीज़ें हमें मिल रही होती हैं ऑनेस्टली तौर पे अगर हम देखें तो, क्योंकि नहीं ऐसा कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। कोई हाँ, अभी भी इलाके ऐसे मौजूद हैं जहाँ आपके समोसे भी अगर बन रहे हैं ना, उसके अंदर अगर सफाई नहीं, आप तोड़ के देखें तो वो शॉप सील्स कर दी जाती हैं शॉप सील कर दी जाती है। और फिर माय क्वेश्चन इज दैट कि अगर लोगों को लगता है कि ये ठेलों के शरबत या ठेलों की चीज़ें या अनहाइजीनिक चीज़ें जो है वो काफ़ी हो जाती हैं और बाकी लोग ऐਵੇਂ ही कहते हैं कुछ नहीं होता, तो फिर ये जो अस्पताल इतनी तादाद में हेपेटाइटिस के पेशेंट्स आते हैं, ये जो अस्पतालों में रश लगा हुआ होता है पेट के मरीजों का, ये जो अस्पतालों में रश लगा हुआ होता है मैदे के मरीजों का, ये कौन लोग होते हैं? क्या आपने कभी इनकी हिस्ट्री चेक की है? इनमें भी वही लोग शामिल होते हैं जो बाहर के खाने बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, जो इस तरह से अनहाइजीनिक जगहों पर जाकर शरबत पी रहे होते हैं या फिर किसी भी ऐसी जगह से कोई भी चीज़ लेकर खा रहे होते हैं जिस जगह पर हाइजीन का कोई ख्याल नहीं रखा गया। बहुत शुक्रिया आप लोग जो है वो हमारे शो पर आए। तो जनाब अभी शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि लड़ाई झगड़ा जब मियाँ बीवी के दरमियान होता है तो उसमें बच्चे जो हैं वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और कितना उनकी जो जहनी हालत है वो मुतासर होती है। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक। तो जनाब एक और इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इट्स अबाउट हस्बैंड वाइफ फाइटिंग, यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़ा होता है तो उसका असर औलाद पर कितना पड़ता है और क्या वाकई ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि ये मियाँ बीवी अलग भी हो जाते हैं, उनकी सेपरेशन के बाद भी औलाद पर असर पड़ता है और फिर वो औलाद जो ये सारा कुछ देखकर बड़ी हो रही होती है वो मुआशरे में जो है आगे कैसी पर्सनैलिटी बनती है और उसके साथ क्या कुछ हो रहा था, इस पर बात करने के लिए मिसेस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल आपकी। अच्छा मिसेस खान, आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं इसका असर कितना होता है औलाद पे और औलाद कितना उसको लेती है अपने ऊपर, उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो बड़े होने तक भी याद करती है कि हमारे माँ बाप फलां टाइम में ये कर रहे थे और ये सारा कुछ हुआ था। ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है। जब आप लोगों की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? लड़ना झगड़ा इज समथिंग वेरी कॉमन। छोटी छोटी बातों पे तो हर घर में होता है। अगर ना हो तो समझो वो एबनॉर्मल है, लेकिन वो हल्की फुल्की नोक झोंक तो होती रहती है कि ये पसंद है तो ये नहीं मुझे पसंद, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये स्मार्ट लग रहा है तुम पे, ये ऐसा लग रहा है, ये मत पहनो, ये मत करो। इस पर थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाए, लड़ाई तो हल्की फुल्की, वो तो चलो फॉरगिवेबल है। लेकिन तू तड़ाक गाली गलोच उठा के ताड़ चीज़ें तोड़ना, मारना और बदतमीजी करना, और बच्चे सहमे हुए देख रहे हैं कि माँ बाप को क्या हो रहा है, तो एक आध उनको भी फिर साथ साथ थप्पड़ पड़ते रहते हैं कि तूने ये इस वक्त ये कहा था, तूने इस वक्त ये किया था। अब ये सोचो कि माँ बाप इतना टफ, इतनी शोर शराबे से लड़ाई कर रहे हैं कि बच्चे भी देखकर सहमे हुए हैं। बच्चों की क्या नशो नुमा होगी। अब आप सोचें वो क्या पढ़ेंगे, वो स्कूल में जाकर डिस्टर्ब रहेंगे, उनकी स्लीपलेस नाइट्स होंगी। आप बच्चे तो बताएंगे नहीं माँ बाप को, डर के मारे कि बाप सख्त है या माँ सख्त है। वैसे तो होता ज़्यादातर बाप सख्त है, लेकिन बाज़ जगहों पे माँ भी आजकल बड़ी मैंने सख्त देखी हैं और उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पर। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, घर का टाइमिंग्स डिसऑर्डर ख़त्म, टाइमिंग्स जो हर चीज़ पर, इस वक्त खाना होगा, नाश्ता होगा, इस वक्त बच्चों को पढ़ाई
पढ़ाई के लिए भेजना होगा या पढ़ाई करनी होगी, इस वक्त उनका मस्जिद का टाइम होगा, वो सारा तो आपका टाइम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनकी हेल्थ भी इससे इफ़ेक्ट हो रही होती है। खाना प्रॉपर नहीं पक रहा होता, खाना प्रॉपर बच्चों को मिल नहीं रहा होता। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा है कि जो माँ बाप ज़्यादा लड़ते रहे हों और ज़्यादा अरसे तक वो साथ रहते हों और लड़ते भी रहे हों, गाली गलौज भी, और बाप 3 दफ़ा तलाक भी कह रहा है और वो फिर भी रह रही है, वो भी बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। वो कैसे हो सकता है? वो नॉर्मल यूँ हो जाते हैं कि कुछ अरसे के थोड़ी देर के लिए लड़ाई सारी दिन रात तो नहीं ना चलती, स्टॉप कहीं तो फुल स्टॉप आता है। तो उनके बच्चों पर बात तक कितने असरात रहते हैं कि वो इतने सालों जब लड़ाई देखते हैं तो वो इन द एंड जब उनकी शादी का वक्त आता है तो वो कहते हैं शादी क्या चीज़ है, ये तो एक लड़ाई झगड़ा है। उसको पॉजिटिव नहीं लेते, शादी को वो लोग बहुत नेगेटिव लेते हैं। और कई बच्चे होते हैं वो शादी से इनकार कर रहे होते हैं, क्यों? वो कहते हैं हम ऐसे ही सही हैं, हमें लाइफ पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लड़ाई झगड़े इतने माँ बाप के देखे होते हैं कि वो बिल्कुल शादी से नेगेटिव हो जाते हैं, वो बिल्कुल शादी करना ही नहीं चाहते। आप उन कई केसेस मैंने देखे हैं तो कहते हैं कि मिसेस खान क्या मिला शादी करके हमारे माँ बाप को, हमने तो लड़ाई झगड़े देखे। शादी का मतलब तो ये है कि सुकून हो, प्यार हो, अमन हो, बच्चे हों, तमीज़ से घर चल रहा हो, टाइमिंग्स हो, आपकी हर सहूलत हो, बीवी जो है घर का ख्याल रखे, शौहर का ख्याल रखे, बच्चों का ख्याल रखे, हर चीज़ का। तो लड़ाई झगड़ा तो होता है, लेकिन इस हद तक ना जाओ कि कमरे की हद तक रहो। कमरे में ही आप अपने रिजॉल्व करो। जब आप कमरे से निकलो तो बच्चों के सामने स्माइलिंग फेस लेकर आओ। नो डाउट आप कितने ही डिप्रेस्ड हो उस वक्त, लेकिन आप अपना डिप्रेशन और जो कुछ भी आपके साथ कमरे में हो रहा है वो घर वालों तक को भी ना बताओ, क्योंकि क्या होगा, आपका मजाक उड़ाएगा। सही कह रही हैं कि जो कुछ भी मियाँ बीवी अपने कमरे में लड़ाई कर रहे, झगड़ा कर रहे, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कम से कम अपनी लड़ाई जो है बाहर तक ना लेकर आए, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो फिर डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें मोहम्मद अख्तर राही साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि माहिर तालीम भी है। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। कैसे? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, बात हो रही है, आप भी सुन ही रहे हैं, टॉपिक ये है कि भाई जो पेरेंट्स हैं वो लड़ाई करते हैं या उनके जो झगड़े हैं वो डेफिनेटली बच्चों के ऊपर गहरे असरात जो है वो छोड़ते हैं। तो इस हवाले से बताएं कि क्या नफ्सियाती तौर पर ऐसे बच्चों की नफ्सियाती हालत क्या होती है? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि मैं मिसेस खान की तायीद करता हूँ कि जो बातें इन्होंने बड़ी खुल के की हैं, यानी कि जो बैड वर्ड्स यूज़ होते हैं, जिस तरह की प्रैक्टिस आजकल वाइट कॉलर फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा है, वो उन्होंने बताई है। देखिए बेसिकली कहाँ से आगाज़ होता है, परवरिश से आगाज़ होता है। जब एक बच्चा, यानी इन्हीं जो आज कपल्स हैं, इनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने कैसा वक्त गुजारा, उन्होंने जब अपने बच्चों का ब्रॉडअप किया था उस वक़्त क्या किया उनके लिए, क्योंकि एब्जॉर्बेंट माइंड पीरियड एक होता है 0 to 6-7 ईयर तक। उसके अंदर जो बच्चा देखता है 80% उसकी शख्सियत बन चुकी होती है, वे ऑफ लिविंग जो है उसका अडॉप्ट हो चुका होता है। रिमेनिंग फिर उसकी ग्रूमिंग बाद में होती रहती है। मगर बड़ी मज़ेदार बात है, साइकोलॉजिस्ट से आप जाके पूछें, आपको बताएंगे कि वो जो 9 मंथ्स का पीरियड होता है उसके अंदर भी जो है वो 6-7 मंथ्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट वाले। दीवारों को भी कान होते हैं। अगर कोई बात, अगर आप मियाँ बीवी और वो उम्मीद से हैं बच्चे के लिए, तो उस वक़्त भी अगर सख्ती से बात की जा रही है, झगड़े किए जा रहे हैं, तो उस वक़्त वो बच्चा भी अफेक्टिव होता है। लर्निंग डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं, उनके रवैये बदल सकते हैं, मसाइल हो सकते हैं। जब वो ज़िंदगी में आएगा, इस दुनिया में आँख खोलेगा बच्चा, तो हम इसका भी ख्याल नहीं करते। पेरेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं है। कपल्स को शादी से पहले इस एक ट्रेनिंग पे जाना चाहिए, यानी समझना चाहिए कि हम ये जो एक सोशल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, क्या ये मैच ठीक भी है या नहीं है, क्या हम ख्याल हैं या नहीं है, क्या हम एक किश्ती के सवार हो सकते हैं, एक फैमिली बना सकते हैं, क्या हम बच्चे ऐसे पैदा कर सकते हैं, क्या उनकी ग्रूमिंग कर सकते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह ताला ने हकूक़ुल इबाद में अगर माँ के कदमों तले जन्नत रखी है या बाप का एक रुतबा है, तो वो ऐसा नहीं दिया गया। उसके पीछे बड़ी टेक्निकल बातें हैं जो कि खुदा जानता था। अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है कि अगर आप इस काबिल तो बनो, माँ के कदमों तले जन्नत तब होगी कि जैसे ही आपकी ख्वाहिश पूरी होती है, आपकी गोद भरी जाती है, उस वक़्त आपकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं।
यानी पहले जिम्मेदारी उनकी होती है। बच्चा आते ही माँ के कदमों तले नहीं आ जाएगा, चूमेगा नहीं उसको, पहले उसने 2-4 साल उसके साथ लव करना है, प्यार करना है, यानी उसकी परवरिश करनी है, खाना पिलाना है, दूध पिलाना है, अपना दूध पिलाना है। और जब तक वो खुद नहीं ये करेंगी, अपने दिलो जान से नहीं करेंगी, तो वो रुतबा हासिल नहीं कर सकेंगी। ऐसी माएँ भी देखती हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करती हैं, वो अपनी ज़ातियात पे आती हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े करती हैं, मसाइल होते हैं, तो फिर उसका फ्रूट क्या मिलेगा। ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना। एक मुहावरे पे रिसर्च है कि दीवारों को भी कान होते हैं। उसका मकसद ये नहीं है कि जनाब आपके पड़ोसी ना सुने, उसका मकसद जो बुनियादी था और है वो ये है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बेजान क्यों ना हो, पौधे क्यों ना हो, प्लांट घर में क्यों ना हो, वो मायूस हो जाते हैं। अगर आपने पेट एनिमल पाले हैं वो भी मायूस हो जाता है। अगर आपकी कोख में अल्लाह ताला ने एक बच्चा दिया है, वो हो सकता है कल को वो जब दुनिया में आंख खोलेगा उस पर भी अफेक्ट पड़ते हैं। क्योंकि ये मैं तो बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ करके दे सकता हूँ इस बात को। स्पेशली जो खवातीन प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं, उनको यही चाहिए कि अगर उनके हस्बैंड या बाकी लोग उनसे झगड़ा करते हैं तो उस टाइम पर वो कोशिश ये करें कि वो सर्टेन टाइम खामोश रहें, अवॉइड करें, क्योंकि इसका इन दी एंड इफेक्ट जो है वो आपके आने वाले बेबी के ऊपर ज़रूर होता है। और ये फैक्ट है कि आप उस टाइम में भी या आप उसके अलग भी जो कुछ भी कर रहे होते हैं, उसका इफ़ेक्ट आपकी खुद की पर्सनालिटी पे और आपके इर्द गिर्द के लोगों पर ज़रूर होता है। तो जिस तरह से अभी हम जो हमारा पिछला टॉपिक था ना, उस पर हम यही बात कर रहे थे कि हम सफाई की बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में लोगों को साफ़ सुथरा रहना चाहिए, वैसे ही ज़िंदगी में लोगों को प्यार से और अंडरस्टैंडिंग होकर रहना चाहिए, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बेहतरी आए। अगर आपको समझ में आ गई है कि आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं है जिससे आप नेगोशिएट कर सके, बात कर सकें, जो अच्छा कंपेनियन है, तो दोनों बैठ के बात करके सोचें। अगर आपने अलग होना है तो अलग हो जाएं, लेकिन अपनी लाइफ को जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अ सोशल प्रेशर या किसी और की वजह से अपने बच्चों के साथ बर्बाद मत करें, क्योंकि पूरी जिंदगी लड़ने या झगड़ने से लाख दर्जे बेहतर यह है कि आप में से कोई भी एक पेरेंट अपने बच्चों को सुकून देने के लिए, खुद अपने आप को सुकून देने के लिए अगर कोई फैसला करता है तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली कि आप रोज़ाना लड़ें, रोज़ाना अपने बच्चों के दिमाग में जो है ये तमाम तर नेगेटिव बातें डालें, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो उनको यही याद रहेगा जो उनका बचपन था। देखिए, अब मैं एक बात इस पे ज़रूर थोड़ी सी आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, मर्द जो होते हैं ज़रा गुस्से वाले तेज होते हैं, तो वो जब आए तो औरतें ये देखें कि आप मेकअप में या फ्रेंड्स में या फ़ोनों पे ना लगे रहें। आप अपने बच्चों को मैनेज करें, आप अपने घर की सफाई करें, कमरे की सफाई या ख़ास तौर से जहाँ मियाँ आकर बैठेगा, और उसके लिए एक प्रॉपर एक उसकी पसंदीदा डिश बना लें या बनवा लें, या इस तरह, ताकि जब वो आए और वो देखें, नाक मुँह ना चढ़ाए जब वो खाना खाने लगे, नाक मुँह ना चढ़ाए कि ये बेड पे चीज़ें, बच्चों की चीज़ें पड़ी हुई हैं या अभी तक सॉक्स पड़े हुए हैं स्कूल से आकर। तो ये चीज़ें आदमियों को बहुत इरिटेट करती हैं, क्योंकि सारा दिन सुबह से शाम तक तो वो ऑफिसेज में मगजमारी कर रहे होते हैं। जब घर में आए तो मूड ऑफ होता है औरत का। भाई, अगर तुमने कुछ कहना है तो थोड़ा सब्र कर लो, उसको गिव हिम अ कप ऑफ टी, हॉट कप ऑफ टी। उसके लिए ज़रा कमरा थोड़ा सा अरेंज कर दो, थोड़ा सा उधर स्प्रे कर दो, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रोमांटिक कर दो, थोड़ा सा अपने लिए और उसके लिए बेहतर कर दो, ताकि जब वो आए तो उसका मूड अगर ख़राब भी हो तो वो अच्छा हो जाए। उससे कोई अच्छी बात कर दो, उसको मुस्कुरा के वेलकम करो, ताकि ये जो आपकी लड़ाई झगड़े आप देखें तो सही, ये होते किस लिए हैं, ये क्या बात है, उसकी आप वजह ढूंढें, बेसिक वजह क्या है, और उसको चाहें और उसको देखें और आप उसको ख़त्म करें कि हम ये चीज़ को ख़त्म मैं करूँगी तो मेरा शौहर ज़्यादा खुश होगा, मैं उसको अच्छी कंपनी दूँ, बजाय इसके कि हाँ अपनी दोस्तों से अच्छा ये हो रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अच्छा किटी पार्टी है, कोई मिलाद है, कोई कुछ है, कोई दर्स पे जाना है। तो शौहर को आने दो, गिव हिम क्वालिटी टाइम एंड आस्क हिम फॉर फूड ऑल्सो, और कुछ चीज़ बना के रखो। बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात की है मिसेस खान ने कि भाई आप अपने हस्बैंड को जो है वो क्वालिटी टाइम दें, अपनी फैमिली को जो है वो क्वालिटी टाइम दें, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के बात करें, और फिर उसके बाद आप किसी भी नतीजे पर पहुंचे जो आपको समझ में आता है। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है कि हस्बैंड वाइफ के जो झगड़े हैं
उसकी वजह से उनके बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। बच्चे नहीं, उनकी जितनी भी सराउंडिंग होती है, मतलब लड़की की फैमिली, लड़के की फैमिली, सब मुतासर हो रहे होते हैं और ये झगड़े चल रहे होते हैं। इस वजह से उनके घर कोई मेहमान भी नहीं जाता कि भाई ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं, इनके घर में जाएगा कौन। तो ये सिचुएशन है। क्या करना चाहिए मजीद इस चीज़ को बेहतर करने के लिए? बेहतर करने के लिए देखें, लड़कियां भी बड़ी वाइज हैं। आप अपनी फ्रेंड से बात करती होंगी, हर औरत बात करती है अब तो टेलीफोन पर। बताओ कि भाई हर वक्त मेरा मियाँ लड़ता है या हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं, योर मदर इज़ देयर, उसने भी एक ज़िंदगी गुजारी है, वो भी अपनी बेटी को एडवाइस दे सकती है कि यू शुड कीप योर माउथ शट। लड़कियों को शट अप कॉल तो बहुत देनी चाहिए, क्योंकि औरत की ज़ुबान अब बहुत चल पड़ी है। हाँ, औरत और लड़कियां ये ड्रामे देख देख कर ऐसा चीख चीख कर घरों में बोल रही हैं। हाँ। हमें तो थप्पड़ पड़ जाता था अपनी माँ से कि तुम्हारी उस कमरे से उस कमरे में आवाज़ें आ रही हैं। सही। मैनरिज्म नहीं रहा, हाँ। पेशेंस नहीं रहा औरत में। हमारी माओं ने कैसे वक्त गुजारे, हमने कैसे वक्त गुजारे। हमने शोहरों के आगे चीखो पुकार की, हमने उनको वो कहा कि नहीं मुझे यही ड्रेस लेना है और मुझे वो कौन सी बीबी है, कौन सा एक ब्रांड है, कौन सी बीबी उसका लेना है, इतने महंगे वो छोड़े ड्रेस। ब्रांड तो छोड़े हाँ, ना आप, हाँ, बस ब्रांडेड हमें कपड़े लेने हैं। हाँ, ब्रांडेड लेने हैं या वहाँ से जूता लेना है, वो पर्स लेना। तुम देखो तो तुम्हारा शौहर बना क्या रहा है, कितने पैसे बना रहा है। एक सिंगल हैंडेड मर्द इतनी चीज़ें क्या बना कर दे सकता है। उसके बच्चे भी हैं, घर की यूटिलिटी बिल्स हैं, माँ है, बहन भाई हैं, उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, तुम खुद कमा रही हो तो अपने पैसे को जिस तरह मर्जी उड़ाओ और फेंको गटर में। तो ये अब उनको पैसे की कदर ही नहीं रही। हमारे पास 4 पैसे होते थे तो हम सोचते थे ये इधर भी लगा लेंगे, इधर भी। वो एट अ टाइम चारों पैसे एक चीज़ पर लगा देंगी तो लड़ाइयाँ नहीं होंगी। अब वो पेनीलेस हो गई, अब वो शौहर से मांगेगी, शौहर कहेगा कल तो तुझे इतने पैसे दिए थे, कहाँ चले गए। तो वो खुद वाइज डिसीजन तो औरत ही नहीं ले रही ना। औरत पहले की तरह वाइज नहीं है कि उसको 2 पैसे मिलते थे, 2 पैसे गले में डाल देती थी बुरे वक्त के लिए। बुरे वक्त के लिए कौन आजकल कोई नहीं सोच रहा कि कल अगर हमारे पास पैसे नहीं हुए तो हम क्या करेंगे। तो ये भी एक बड़ी वजह लड़ाई होने की, पैसा, फाइनेंसेस। फाइनेंसेस को कंट्रोल करें। यही एक वजह है जिसकी वजह से सारा जो झगड़ा है ना मियाँ बीवी के दरमियान वो पैसों के वजह से होता है। सर जी एग्जैक्टली, मिसेस खान तो काफ़ी ख़वातीन के बारे में बहुत डीप डाउन जानती हैं, इसीलिए वो इनसे सारी इंसाफ ख़वातीन कर जो है ना रही हैं। आज बस मिसेस खान जो को देख रही हूं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें मर्द भी कई जगह बराबर का शरीक होता है। देखें असल में टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना, और 5वीं स्टेज भी होती है। पहली स्टेज है कि जब हम पल्ला रिश्ता तलाश ना किया जाए, जोड़ बनाया जाता है, प्रोफेशन वाइज, हर लिहाज से, फैमिली के स्टेटस वाइज, सोशली देखा जाए, उसके हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि शुरू के आयाम बड़े अच्छे गुजरते हैं, उसके बाद वो क्या ऐसी बात हो जाती है कि जब इंसान 2, 4, 6 महीने के बाद जो है वो दूरियां शुरू हो जाती हैं, कम्युनिकेशन गैप है। यानी कि मैं तो एक रेसिपी बताता हूँ, अक्सर औकात मिसेस खान शायद तायद करें इस बात की, कि मैं कहता हूँ कि लाइफ पार्टनर को, दूसरे लाइफ पार्टनर को अपना बेटर हाफ समझे। मेल को चाहिए कि वो अपनी फीमेल पार्टनर को बेटर हाफ समझे, चाहे वो बेटर हो या ना हो। फीमेल को चाहिए कि अपने हस्बैंड को, चाहे वो अनपढ़ हो, बेटर हाफ हो ना हो, उसको कहे कि मेरा बेटर हाफ है, और उसको जो प्रोटोकॉल देना है, जो उसकी जिम्मेदारियां बुनियादी हैं वो दें, ताकि वो किसी और औरत की तरफ देखे भी ना। जब उसको वो कंफर्ट नहीं मिलेगा, अगर वो तैयार किसी और वजह से हो रही है, मेकअप किसी और की वजह से हो रही है, वो उस वक्त तैयार क्यों नहीं होती जब उनके हस्बैंड आते हैं, उसको वो चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड करती। वो देखें, औरत एक कमज़ोरी होती है मर्द की, और क्यों नहीं उनको अपने काबू में करती। और फिर बैलेंस भी चलना है। काबू से मकसद ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज़ करें। ज़िंदगी गुजारनी है, लाइफ गुजारनी है, तो कई और स्टेजेस आने वाली हैं, बच्चे होंगे, उससे पहले प्रिपेयर होना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, उनकी तरबियत के लिए पहले से जहनी हम आहंगी पैदा करनी है। जॉइंट फैमिली सिस्टम्स के बड़े मसाइल होते हैं, उनको भी समझना है और लेके चलना है। क्योंकि एक सास जब थी, जब वो उस स्टेज में थी, तो वो उस वक़्त तो यही चीज़ें सोचती थी, और आज अगर उसकी बहू आ जाती है तो वो उसके लिए कुछ और सोचती है और बेटी के लिए कुछ और सोचती है। तो ये बड़े मसाइल हैं, मगर उससे हमें करना है, हर किसी को अपना हक देना है। वाइफ का हक भी देना है, वो तो चले ठीक है, ये तो हस्बैंड वाइफ के राइट्स हो गए ना कि उनको आपस में क्या डिसाइड करना है, ये तो ऑब्वियसली उन्होंने सोच लिया। लेकिन अब बात ये है कि ऐसे हस्बैंड या ऐसी जिनकी बीवियां होती हैं, जब झगड़ा हो रहा होता है घर में, बच्चों पर क्या असर पड़ता है, और बड़े होकर ये बच्चे किस तरीके से माशरे में जो है मैं थर्ड स्टेज वही कह रहा था। जब बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद जो मेन
इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि अपनी नस्ल को कैसे ब्रॉड अप किया जाए। हाँ। उसकी जो नेचुरल नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो कैसे पूरी की जाएँ। हकूक़ुल आबाद की बात की थी, तो वो हकूक़ुल आबाद हैं कि अल्लाह ताला ने कहा है कि उसकी एहतमाम करें। सबसे माँ जो होती है वो तरबियत के लिए स्टेप फॉरवर्ड होती है। मर्द का काम है कमा के लाना, बीवी का काम है उसको संभालना, अपने बच्चों की तरबियत देना। इसीलिए तो कहते हैं कि तालीम याफ्ता जो लड़की होती है वो एक यूनिवर्सिटी होती है, यानी उसमें से पूरा आगे का जो ख़ानदान है वो ब्रॉडअप होता है। और मर्द जो है वो अकेला एक पढ़ के जो है वो ज़रा माश कमाता है और वो लाके अपनी बीवी के हाथ में दे देता है। और बीवी का काम है उसमें से सेविंग भी करे, फ्यूचर के लिए भी हो, सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात पे पूरी ना कर दे कि जी यही चीज़ हमें तो ये चाहिए। अगर पड़ोस में एक बड़ा टीवी आ गया है तो हमें भी बहुत बड़ा 65 इंच का टीवी चाहिए। अगर उनके पास अच्छी गाड़ी आ गई है तो हमें भी वो गाड़ी चाहिए। किसी का महल देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगानी चाहिए, अपने घर का ख्याल रखना चाहिए। ये औरत ही कर सकती है। औरत के अंदर ऐसा, यानी मर्द की कहते हैं ना चाबी जो है वो औरत होती है। और लिहाजा अपने बच्चों को ब्रॉडअप करें। एक वक्त आता है कि वो बंदा कभी भी किसी दूसरी बीवी की तरफ नहीं जाएगा, किसी और की तरफ नहीं देगा, क्योंकि उसकी नस्ल पर ग्रूम हो रही है, बेहतर हो रही है। और एक वक्त आता है कि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरता है। देखें लाइफ पार्टनर बुढ़ापे में क्या है, यही तो है, वो खुद बच जाते हैं, उनके बच्चे जो अलग हो जाएंगे कल को, और फिर मियाँ बीवी जो सारी ज़िंदगी लड़ते रहे। हाँ। और वो फिर इतने परेशान होते हैं, इतने परेशान होते हैं कि कोई या तो वो पढ़ के बाहर चली जाती है औलादें, पीछे वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। हाँ। तो जो आपका लाइफ टाइम पार्टनर है, हाँ, उसको क्यों इग्नोर किया जाता है। दोनों के फ़राइज़ हैं कि अपने दूसरे पार्टनर को बेटर हाफ समझें, उसके से ऐसी डीलिंग रखें, ऐसा बर्ताव करें ताकि जो ज़िंदगी भर बड़ी सुकून से गुजरे। हैप्पी रहना ही कामयाबी है। आप छोटे से 2 कमरों के घर में भी हैप्पी रह सकते हैं, आप एक महल में भी रह सकते हैं और महल में नहीं भी रह सकते। बिल्कुल, खुशी का ताल्लुक पैसों से, बड़े घर से या इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो डेफिनेट नहीं होता है। और जिस तरीके से आज ही हमने डिस्कशन की और मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद थी और जो है वो मोहम्मद अख्तर साहब भी जो है आज हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों शो पर आए। और आज के शो का मकसद ही यही था कि ख़वातीन अपने घर का ख्याल रखें, अपने हस्बैंड का ख्याल रखें और अपने झगड़े अपने हद तक महदूद रखें। उनके झगड़े जो हैं वो कम से कम घर वालों तक या उनके बच्चों पर असरअंदाज ना हो। उससे उनका जो एक फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि ये मेमोरीज कहीं ना कहीं रह जाती हैं और इसकी वजह से उनके कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो शो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए सीरियल 10।